हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी। लेट्स क्रैक जेई विथ अस। इट्स अबाउट मी। माय नेम इज धीरेन क्षेत्रपाल और मैंने अपनी केमिस्ट्री पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी से कंप्लीट की है। ठीक, मेरी आईआईटी जैम रैंक 694 रही है। मोर देन 6 ईयर टीचिंग का मुझे एक्सपीरियंस है। इंडियाज के वेरियस इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाया है। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं बाय डाउनलोडिंग आवर अनअकैडमी लर्निंग ऐप। फटाफट इसको डाउनलोड करिए और हमसे आप जुड़ जाइए। नाउ द फर्स्ट वन इज, आप इस ऐप को क्यों डाउनलोड करोगे? तो माय डियर, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड करके। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं डायरेक्टली। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जिसमें सबसे पहला बेनिफिट है दैट इज डेली लाइव क्लासेस। आप हमारे साथ रेगुलर बेसिस पे लाइव क्लासेस ले सकते हैं, जहाँ पे आप हम अपने डाउट को पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चंस को पोलिंग कराते हैं क्लास के दौरान। नेक्स्ट इज माय डियर द लाइव टेस्ट एंड क्विज। देखो यार, जितना भी आप पढ़ाई कर लो, पढ़ाई के साथ ये ज़रूरी है कि आपकी परफॉर्मेंस कितनी है, आपका एनालिसिस करना ज़रूरी है कि आप क्या कर रहे हैं, कितनी आपको अभी और हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। इसलिए हम रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट रखते रहते हैं और क्विज होती रहती है हमारे साथ। नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चर्ड कोर्स। स्ट्रक्चर्ड कोर्स क्या है माय डियर? हमारे जितने भी कोर्सेज हैं वो एक प्री प्लान्ड होते हैं, सो दैट हम अपना बेस्ट दे सकें। आपके शेड्यूल, आपका टाइमिंग सब कुछ फिक्स रहता है। आपको कितनी क्लासेस देनी है, आपके साथ कितना वर्क करना है, कितने हार्ड वर्क की और नीड है, सारा हमारे साथ स्ट्रक्चर्ड कोर्स है। हमारी टीम आपके साथ हर पल 24/7 अवेलेबल रहेगी। नेक्स्ट इज माय डियर अनलिमिटेड एक्सेस। देखिए यार, नॉर्मली कोचिंग्स में क्या होता है, आप जाते हो, पेन उठाते हो, पढ़ाई करके क्लास लेके चले आते हो। बट आप हमारे साथ क्या है, इन केस फ्यूचर में कोई डाउट आता है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दोबारा मन कर रहा है कि हाँ हम दोबारा देख लें, सर ने वो बात क्या बताई थी, वो बात क्या नहीं बताई थी, इसलिए हम आपको एक पावर देते हैं अनलिमिटेड एक्सेस का। इस अनलिमिटेड एक्सेस में आप जितनी बार आप चाहें आप हमको देख सकते हो, हमारी रिकॉर्डेड क्लास को सुन सकते हो और अपनी कंफर्ट जोन पे अपनी स्टडी कर सकते हो। आपको मन कर रहा है नहीं मुझे सुबह पढ़ना है, आपको मन कर रहा है मुझे रात पढ़ना है, तो आप अपना कंफर्ट जोन डिसाइड करिए आपको कैसे पढ़ना है। इसकी पावर हम आपको खुद देते हैं। ये पावर जस्ट बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड एक्सेस होती है। हमारा कुछ डिस्क्रिप्शन प्लान है, आप हमारे प्लस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो बहुत ही इकोनॉमिकल फीस देके। माय डियर, आप देख सकते हो, नॉर्मल अगर मैं देखूं कि बड़ी बड़ी जो कोचिंग्स होती हैं वो साल का 1.5 से 2 लाख रुपए आपका अमूमन ले जाएंगी, ठीक है, जबकि वहीं पे हम सिर्फ 12 मंथ का ओनली और ओनली 30,000 रुपीज़ पे करते हैं। उसके बाद अगर आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए तो दिस इज माई कोड इज धीरेन, दैट इज DHIREN। आप इस कोड को टाइप करेंगे तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा। दैट मीन्स ये कोर्स ओनली एंड ओनली 27,000 रुपीज़ का है, जो कि मेरे ख्याल से एक लोकल कोचिंग से भी ज़्यादा इकोनॉमिकल है। आपको लोकल कोचिंग भी शायद इससे महंगी मिल जाए, ये इससे इकोनॉमिकल कोर्स है। नेक्स्ट में इस यार, अगर तुम्हारे पास 2 साल का टाइम है तो मेरी मानो तो द बेस्ट वन इज कि आप इसका 24th मंथ वाला ज्वाइन करो। 24th मंथ वाले में खासियत ये है कि आपको ओनली और ओनली सिर्फ एक्स्ट्रा 5,000 पे करना है और 1 साल की जगह आप पूरा 2 साल का बेनिफिट उठा सकते हो। इसकी कॉस्ट भी बहुत इकोनॉमिकल है, दैट इज 32,400। ठीक है, तो फटाफट कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे प्लस कोर्स को सब्सक्राइब करिए और हमारे जितने भी बेनिफिट्स हैं उसका फ़ायदा उठाइए। My dear, now welcome to the India's most expected topic series। अपन लोग क्या करने वाले हैं यार, मैंने एक सीरीज प्लान की है कि हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, उसमें मैं डिस्कस करूंगा। आपसे मैं डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हर एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट हैं, आपको एग्जाम में कौन कौन से इन टॉपिक्स को जरूर ध्यान देना चाहिए। इसलिए मैंने एक सीरीज शुरू की है और सीरीज का नाम रखा है मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की सीरीज। ठीक है, ठीक है। उस टॉपिक के दौरान मैंने सबसे पहला जो टॉपिक शुरू किया है, इस टॉपिक का नाम है माय डियर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये अपनी एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, सबसे पहला
इसके अंदर जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज आवर एटॉमिक रेडियाई। क्या होती है ये एटॉमिक रेडियाई? तो अगर मैं डेफिनेशन वाइज चलूं तो ये क्या है, एक डिस्टेंस है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल। अगर मैं कहूं कि यार ये मान लो मेरा यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, ये मेरे कुछ शेल्स हैं और ये इसका आउटर शेल है, इसका आउटर शेल है। तो इस न्यूक्लियस से लेकर इस आउटर मोस्ट शेल के बीच का जो डिस्टेंस है इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं। लेकिन यार मन में तो सवाल जरूर आ रहा होगा, सर हमने तो ये बात पढ़ी है क्वांटम में, तो यार ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक कुछ इस फॉर्म में होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का कोई जरिया नहीं होता है, ये फिक्स ऑर्बिट में तो मूव ही नहीं करते, इनका तो एक पाथ नहीं होता फिक्स्ड। याद करिए आपने ऐसे कुछ पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स आर द थ्री डायमेंशनल, एक थ्री डायमेंशनल ऑर्बिटल नाम का कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा कि ऑर्बिटल इज द थ्री डायमेंशनल स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो इलेक्ट्रॉन्स का कुछ फिक्स जरिया तो नहीं होता कि आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा ही मिलेगा। इट मीन्स यार दो अलग अलग कंसेप्ट हैं, एक कंसेप्ट है आपका मॉडर्न कंसेप्ट जो कि ऑर्बिटल के बारे में बताता है, और एक कंसेप्ट है जो कि आपका ऑर्बिट के बारे में बात करता है। तो जब भी अपन लोग एटॉमिक रेडियाई की स्टडी करते हैं तो ये ऑर्बिट बेस्ड होती है, ऑर्बिटल बेस्ड नहीं होती है। क्यों मैं बोल रहा हूं ऑर्बिट बेस्ड होती है, क्योंकि ऑर्बिट अगर आप नहीं कंसीडर करोगे तो आप फिक्स रेडियाई नहीं कर पाओगे। तो इसको समझने के लिए एक्स रेस की कुछ थ्योरीज हैं, एक्स रेस क्रिस्टलोग्राफी की थ्योरी बुलाते हैं, ये हमको थ्योरी हेल्प करती है बताने में कि हाँ यार कितना न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट का डिस्टेंस होता है, और उसी डिस्टेंस को अपन लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं। ऐसे तो बहुत टाइप की रेडियाईज होती हैं, लेकिन मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 रेडियाई को कंसिडर किया है, जिसमें सबसे पहली आपकी कोवेलेंट रेडियाई, दूसरी है आपकी वेंडर वॉल रेडियाई, तीसरी है आपकी आयनिक रेडियाई, चौथी है आपकी मेटालिक रेडियाई, एंड फिफ्थ वन इज हाइड्रेटेड रेडियाई। हम बहुत आराम से और बहुत धीरे धीरे एक एक टॉपिक को इस तरह पढ़ेंगे कि आप केमिस्ट्री को फील ले रहे होगे, ये मेरी गारंटी है। तो आपको जो भी समस्या आएगी सारी आज खत्म हो जाएगी एटॉमिक रेडियाई को लेके। इस चैप्टर में जितने भी एक्सेप्शनल केसेस हैं ये सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्या ट्रेंड्स होते हैं, कैसे इनके साथ काम किया जाता है, क्या हमें ध्यान देना चाहिए और क्या हमको नेग्लेक्ट करना चाहिए। देखो यार आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक डाटा बेस्ड एनालिसिस है, ठीक है, ये सारे चीजें डाटा से आई हुई हैं। हम इसके डाटा के बाद अपने कमेंट्स करते हैं, ऐसा है तो फलाना ऐसा है और ऐसा है तो फलाना ऐसा है, ठीक है। तो जितनी भी हम आपसे बात करेंगे मेरे पास सारे डाटाज हैं, मैं कोई भी इधर उधर की बातें नहीं करूंगा, आपसे सिर्फ डाटा बेस्ड बातें करूंगा, ठीक है। ठीक, अब एक इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप लोग एटॉमिक रेडियाई को लेते हो तो याद रखिएगा एटॉमिक रेडियाई को दो कंडीशन में लिया जाता है। एक कंडीशन होती है कि या तो आप इसको आइसोलेटेड फॉर्म में लो, जब आप बोलो कि ये आइसोलेटेड एटम्स हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि ये हमारे आपके कंडेंस्ड फॉर्म में होने चाहिए। अब कंडेंस्ड फॉर्म क्यों है, हमारा ये कंडेंस्ड फॉर्म क्यों है? तो देखो यार हम ये मान के चलते हैं कि एटम अगर कंडेंस में रहेगा तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पास पास रहेंगे और फिक्स पोजीशन और मैनर में मूव करते रहेंगे, और इस फिक्स पोजीशन और मैनर की वजह से ही हम लोग ऑर्बिट का न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट का डिस्टेंस बता पाएंगे। और न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट का डिस्टेंस अगर हमको पता चल जाता है बाय द हेल्प ऑफ एक्स रेज क्रिस्टलोग्राफी तो हम उसकी एटॉमिक रेडियाई कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा आपका हमेशा कंडेंस्ड फॉर्म होना चाहिए जब भी आप एटॉमिक रेडियाई की बात करते हो, ठीक। हाँ, अब एटॉमिक रेडियाई को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं, कुछ बेसिक टूल्स हैं जिनकी ज़रूरत पड़ेगी, तभी आपको जाके एटॉमिक रेडियाई को समझ में आएगा। इसमें सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है आपकी शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। आप छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ोगे मेरे साथ, उसके बाद अपन लोग उसका एप्लीकेशन लेंगे, ठीक है। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो एकदम बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, क्या होता है, उसके बाद आप जो भी पढ़ोगे उसका कंप्लीट एप्लीकेशन एटॉमिक रेडियाई में लोगे, ठीक है। तो सबसे पहला है जिसका टॉपिक का नाम है हमारा शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। अब ये क्या टॉपिक है, कैसे समझते हैं इसको? तो देखिए माय डियर, मान लीजिए यार ये मेरा एक न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस में बहुत सारे शेल्स हैं और इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं।
यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होंगे। हम सब ये बात जानते हैं कि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। ठीक है, हमको ये भी पता है कि यार न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है, अमूमन पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन्स को एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से अपनी तरफ बाइंड कर रखा है। ठीक है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपनी तरफ पकड़ रखा है। लेकिन आप ये भी सोचो कि जब एक न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है तो उनके पास ये इलेक्ट्रॉन्स पास पास आ रहे हैं। थोड़ी देर के लिए एजम्पशन लीजिएगा कि मेरे पास, एजम्पशन लीजिएगा कि केस है कि मैंने ले लिया कि 4 शेल हैं, यहाँ पे ये फर्स्ट शेल, ये मेरी सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, ये फोर्थ शेल, ये मेरा न्यूक्लियस। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे अंदर, सब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंड होंगे। ठीक है, न्यूक्लियस ने सबको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिया हुआ होगा। ठीक है, अब होता क्या है, मान लीजिए इस आउटर इलेक्ट्रॉन को, इस आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने कहा कि भाई तू ना मेरे साथ अंदर 10 स्टेप को आ जा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ने कहा ठीक है भैया, न्यूक्लियस बाबा ने बुलाया है तो बुलावा आया है, और बुलावा आया है तो चलो अंदर चलते हैं। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, जैसे ये आउटर इलेक्ट्रॉन्स अंदर को आ रहा था तो उस टाइम अंदर के भी तो इलेक्ट्रॉन्स थे, वो भी न्यूक्लियस की तरफ जा रहे थे। ठीक, लेकिन हमको तो रेडियाई कैसे कैलकुलेट करनी है, हमको तो रेडियाई न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट के डिस्टेंस से लेके कैलकुलेट करनी है। ठीक, अब जब ये इलेक्ट्रॉन 10 स्टेप को अंदर आ रहा था तो चूंकि इसके अंदर के भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसको वापस क्या कर रहे होंगे, रिपल्जन दे रहे होंगे। रिपल्जन इसलिए दे रहे होंगे कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्जेस रिपल करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी नेगेटिव चार्ज और जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी नेगेटिव चार्ज। तो अगर ये 10 स्टेप अंदर आ रहा होगा तो कहीं ना कहीं कुछ रिपल्जन की वजह से कुछ वापस बैक भी जा रहा होगा। मैं मान लेता हूं, एजम्पशन लेता हूं कि यार ये 10 स्टेप तो अंदर आ रहा है लेकिन ये 2 स्टेप वापस चला जा रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं नेट चेंज देखूं तो कितने स्टेप्स का आया, 8 स्टेप्स का आया। तो इसका मतलब अंदर के इलेक्ट्रॉन ने बाहर के इलेक्ट्रॉन को अंदर कंप्लीटली नहीं आने दिया। ठीक है, इन अंदर के इलेक्ट्रॉन ने इन बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीटली अंदर नहीं आने दिया। ना आने के पीछे एक वर्ड हमारी केमिस्ट्री में दिया गया है, इस वर्ड को उसने नाम दिया शील्ड। क्या होता है शील्ड? हम बोलते हैं यार कि बड़े बड़े लोगों को ना Z+ की सिक्योरिटी मिलती है या Z की सिक्योरिटी मिलती है, वो एक शील्ड होते हैं। आप उनके पास तुरंत टच करके नहीं जा सकते हो, उनके आगे पीछे उनके बॉडीगार्ड्स आपको नहीं जाने देंगे। यहाँ पे वही कंसेप्ट सेम है कि ये इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हो कि इस न्यूक्लियस के लिए बॉडीगार्ड है और ये इलेक्ट्रॉन उस आउटर इलेक्ट्रॉन को कहता है भाई साहब तू कंप्लीटली अंदर नहीं आ सकता। और क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि हमने क्या कर रखा है, शील्ड कर रखा है। और ये शील्ड सब पे वैलिड है भाई। फोर्थ इलेक्ट्रॉन को जो शील्ड कर रहा है वो कौन सा इलेक्ट्रॉन है? थर्ड इलेक्ट्रॉन है। मतलब थर्ड इलेक्ट्रॉन फोर्थ वाले को नहीं आने दे रहा है। उसी तरह सेकंड थर्ड वाले को नहीं आने देगा, उसी तरह फर्स्ट सेकंड वाले को नहीं आने देगा। सब एक दूसरे पे क्या लगाएंगे? एक रिपल्जन लगाएंगे। एक रिपल्जन की वजह से वो पूरी तरह क्लोज नहीं आ पाएगा। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा कि हमको हमेशा एटॉमिक रेडियाई की स्टडी करने के लिए न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट के डिस्टेंस को देखना होता है और कुछ नहीं देखना होता। मतलब हमको इनर इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए ये भी एजम्पशन करिए, माय डियर, कि लेट्स सपोज थोड़ी देर के लिए आप ये भी एजम्पशन करिए यार कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये शेल थर्ड होता ही नहीं या ये सेकंड शेल होता ही नहीं, तो ये जो न्यूक्लियस है ये फोर्थ शेल को पूरी तरह अंदर बुला चुका होता। कहता भैया आ जा। इसका मतलब जो हमारे रेडियाई, जिस रेडियाई की हम उम्मीद कर रहे हैं वो एक्चुअल रेडियाई नहीं है। हमने उसको बुलाया तो 10 स्टेप अंदर, लेकिन जो नेट फोर्स आया वो सिर्फ और सिर्फ 8 स्टेप का आया।
मतलब 2 स्टेप उसने वापस लिया। इसका मतलब क्या हम रियलिटी में जो रेडियाई कंसिडर करते हैं वो आउटर के लिए डायरेक्ट कंसिडर कर सकते हैं? वो न्यूक्लियस पे जो मेंबर हैं, जो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर होगा, उसे कंसिडर कर सकते हैं? आंसर इज नहीं। इसके पीछे रीजन यही रहा कि जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिपल्जन कर रहे हैं, और रिपल्जन की वजह से कुछ ना कुछ नेट फोर्स डिक्रीज कर जा रहा है। इसी नेट फोर्स डिक्रीज करने की वजह से आप एटॉमिक रेडियाई को डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं निकालते हो। ठीक, एक नया टर्म मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। ठीक है, इस टर्म को अपन लोग बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज जेड इफेक्टिव। ये हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। एक होता है न्यूक्लियस का चार्ज और एक होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हमेशा अपन लोग जो स्टडी करेंगे वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो न्यूक्लियर चार्ज माइनस शील्डिंग इफेक्ट होता है। क्या बोला मैंने माय डियर? न्यूक्लियर चार्ज माइनस शील्डिंग इफेक्ट होता है। दिस इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट, और इसको सिंबल देते हैं सिग्मा के नाम से, कुछ ऐसे। ठीक, इसी शील्डिंग इफेक्ट के बारे में मैं आपसे पीछे डिस्कस कर रहा था। इसी शील्डिंग इफेक्ट के बारे में आपसे मैं डिस्कस कर रहा था। ठीक, अब सवाल उठता है कि सर ये शील्डिंग इफेक्ट को कैसे निकाला जाएगा, दैट इज हाउ टू कैलकुलेट द शील्डिंग इफेक्ट। भाई मुझे ये भी तो देखना है ना कि उस आउटर इलेक्ट्रॉन पे इनर इलेक्ट्रॉन ने कुछ रिपल्जन किया, या उस इनर इलेक्ट्रॉन ने न्यूक्लियस को शील्ड किया। ठीक है, अब उसको जब शील्ड किया तो उस शील्ड के कुछ तो वैल्यू होगी, उसको हम कुछ तो कैलकुलेट करेंगे। तो अपन लोग ये सीखने जा रहे हैं कि कैसे अपन लोग उस शील्डिंग इफेक्ट को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो नाउ अपना टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट द शील्डिंग इफेक्ट। अपन लोग शील्डिंग इफेक्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक बाबा थे जिनका नाम था स्लेटर्स। एक रूल लगता है, इसको बोलते हैं स्लेटर्स रूल। स्लेटर्स रूल हमको शील्डिंग इफेक्ट के कंसेप्ट को सिखाता है कि कितनी शील्डिंग इफेक्ट कैसे होनी चाहिए। बट फिर मैंने कहा कि ये इन बाबा ने दिया है तो इनके कुछ रूल्स होंगे, हमको इनके रूल्स को समझना होगा, और इनके रूल्स को समझने के बाद अपन लोग शील्डिंग का असर समझेंगे। ठीक है, बिफोर दिस आप सभी को ये बात पता है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि यार 4 तरह के हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं, एस पी डी एफ। ठीक है, एफ एस की जो शेप होती है वो हमारी स्फेरिकल शेप होती है। ठीक है, पी की जो शेप होती है ये हमारी डम्बल शेप होती है। ठीक है, ये हमारी स्फेरिकल शेप है, ये हमारी डम्बल शेप है। डी की जो शेप है वो हमारी डबल डम्बल शेप होती है माय डियर, इट्स लाइक कुछ ऐसी। और एफ हमारी फंडामेंटल शेप होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक बात बता दूं, तो शील्डिंग की बात आएगी, सबसे अच्छी जो शील्डिंग होती है वो हमारी सबसे ज़्यादा एस की होती है, उसके बाद हमारी पी की होती है, उसके बाद हमारी डी की होती है, और जो वर्स्ट शील्डिंग होती है वो हमारी एफ की होती है। तो आप सबसे पहले तो ये कहीं नोट कर लीजिए, इस बात को दिमाग में रखना है आपने कि सबसे अच्छी शील्डिंग एस की होगी, उसके बाद शील्डिंग पी की होगी, उसके बाद डी की, एंड द वर्स्ट सबसे बेकार शील्डिंग किसकी? एफ की होगी। यहाँ पे अच्छा और बुरा क्या है? मैंने कहा कि एस की शील्डिंग अच्छी है और एफ की शील्डिंग बुरी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एस जो है वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को उतनी ईजिली इंटर नहीं करने देगा, अपने न्यूक्लियस की तरफ उसको नहीं आने देगा। जबकि अगर एफ की शील्डिंग पुअर है तो उसकी हिंदी हुई कि उसके इलेक्ट्रॉन जो है ना वो स्कैटर्ड है, वो फैले हुए हैं, तो वो ईजिली इलेक्ट्रॉन को जो है आने देंगे या उतना इफेक्ट नहीं दिखाएंगे अपने रिपल्जन का। ठीक है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि एस की शील्डिंग बहुत अच्छी है और एफ की शील्डिंग बहुत पुअर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे स्लेटर बाबा ने दिए हैं, हम उन रूल्स को सीखते हैं। ठीक है,
ठीक, क्या स्लेटर्स बाबल ने हमको रूल दिए शील्डिंग के लेके? तो देखिए माय डियर, देखिए सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि दो अलग अलग रूल हैं, s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के अलग रूल दिया और d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल के लिए उन्होंने अलग रूल दिया। ठीक है, सबसे पहले अपन लोग बात कर रहे हैं s ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल के लिए। ठीक है, शील्डिंग के कुछ रूल ऐसे हैं कि माय डियर, थोड़ी देर के लिए ये मेरा आउटर शेल है n शेल, ये मेरा उसके इनर शेल दैट इज n-1 शेल, ये मेरा n-2 शेल एंड सो ऑन। ठीक है, रूल उन्होंने ये दिया कि जो शील्डिंग की आउटर पे वैल्यू लगेगी, जो आउटर शेल पे शील्डिंग वैल्यू लगेगी वो लगेगी 0.35। उसी तरह जब और थोड़े अंदर की तरफ जाएंगे तो वो लगेगी 0.85। उसी तरह अगर आप और अंदर जाते हो तो जो शील्डिंग की वैल्यू आएगी वो 1, और अंदर जाते हो एंड सो ऑन, बाकी सबके लिए क्या लगेगी 1। ये किसके लिए है? ये किसके लिए है? ये हमारे S एंड P के लिए है। ठीक, उसी तरह अगर मैं D एंड F की बात करूं तो D के लिए जो आउटर में वैल्यू होगी वो सिर्फ होगी 0.35, बाकी रेस्ट n-1, n-2, n-3 इन सभी के लिए जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी यार? 1 वैल्यू होगी। ठीक है, अब इसका यूज कैसे लेना है? तो उसको यूज लेने के लिए आपको करना ये होगा कि आप सबसे पहले उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो। मैं आपको एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। लेट सपोज करो, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 310 एंड सो ऑन। ये सब आपको पता होना चाहिए यार। ठीक है, इन सब को सीखने के लिए, इन सब की नॉलेज को जानने के लिए आपको ये सब नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ओके, मैं शुरू करता हूँ इसको। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको सारे शेल्स को एक साथ कंसिडर कर लेना है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 1s, फिर बच्चे 2s, 2p एक तरफ, ठीक है, फिर 3s, 3p, 3d एक तरफ, उसी तरह 4s, 4p, 4d, ठीक है, एंड 4f एंड सो ऑन, सबको एक तरफ कर दिया है। करना क्या है, कैसे कह रहा हूं? तो देखो ये है, ये n जितने भी n है, जैसे यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, तो सारे 1, 2, 3 वालों को एक तरफ रखना है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेता हूं, लेट सपोज करो मैंने एग्जाम्पल ले लिया यार लिथियम का। ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है यार? 3 होता है। कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2 और यहाँ आएगा 2s1 आएगा। ठीक, पक्का? अब देखो ये जो आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन है और ये मेरा इनर इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इसको कहूं तो ये मेरी कितनी वैल्यू है? ये मेरी n की वैल्यू है, और ये मेरा क्या है बच्चे? n-1 होगा। अब ये आउटर इलेक्ट्रॉन को जब न्यूक्लियस बुला रहा होगा तो इनके जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसको वापस भेज रहे होंगे। मतलब ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शील्ड कर रहे होंगे, किस पे कर रहे होंगे? तो इस आउटर पे कर रहे होंगे। ठीक है, क्या बोला मैंने? ये अंदर के इलेक्ट्रॉन्स इस आउटर वाले पे शील्ड कर रहे होंगे। क्लियर कट है मेरी बात? ठीक है, अब इसकी वैल्यू को मुझे कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कैसे करना है? मैंने अभी आपको क्या बताया कि आउटर के लिए जो फॉर्मूला है वैल्यू कितनी है? वो 0.35 है, और अंदर इनर जाएंगे तो 0.85 है, एंड 1 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अभी मुझसे कितने मतलब है आउटर पे? अब आउटर पे तो कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है जो शील्ड कर रहा है, सीधे कहां पे हम लोग घुस जाएंगे? अंदर पे। भाई इस पे शील्ड हो रहा है, यहां लिख दो शील्ड हो रहा है। ठीक है, और ये हमारे शील्ड कर रहे हैं, ये हमारे शील्ड कर रहे हैं। ठीक, तो हमको हमेशा शील्डिंग इफेक्ट उनकी निकालनी होती है जो शील्ड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो असल में ये दो इलेक्ट्रॉन्स इस एक इलेक्ट्रॉन पे शील्ड कर रहे हैं, तो हम शील्डिंग वैल्यू किन पे निकालेंगे? इन दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकालेंगे। ठीक है, निकालेंगे कैसे? तो देखिए ये अपनी सिग्मा की वैल्यू। ठीक है, इनर के लिए मैंने आपको बताया कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी वैल्यू कितनी है? 0.85। तो आपको कुछ नहीं करना, 2 × 0.85 कर देना है।
ठीक है। अब हमसे एट द एंड नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पूछेगा, तो जब कभी भी नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पूछेगा दैट इज न्यूक्लियर चार्ज माइनस क्या होता है यार, शील्डिंग इफेक्ट। न्यूक्लियर चार्ज दैट इज यहाँ पे कितना होगा 3, दैट इज एटॉमिक नंबर, माइनस शील्डिंग वैल्यू 2 × 0.85। इसको आप कैलकुलेट करिएगा, जो भी होगा आपको आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। उसी तरह लेट सपोज करो किसी ने मुझसे कहा कि यार ऑक्सीजन के लिए शील्डिंग बताओ, ऑक्सीजन के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बताओ। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर ऑक्सीजन, फॉर ऑक्सीजन। तो क्या करोगे, सबसे पहले इन ऑक्सीजन को कॉन्फ़िगरेशन में कर दोगे, दैट इज 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा यार, 4 हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। अब मैंने इसको एक तरफ कर दिया और इन भाई साहब को एक तरफ कर दिया। ठीक है, अब ध्यान देना, सवाल एग्जाम में ये पूछेगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑक्सीजन का क्या है, और वो ये बात मेंशन नहीं कर रहा है कि मैं किस ऑर्बिटल के पूछ रहा हूं। अगर वो मेंशन नहीं करेगा तो आप हमेशा आउटर इलेक्ट्रॉन्स के को कंसीडर करोगे। हो सकता था वो पूछ सकता है कि 2s पे बताओ, हो सकता है वो 2p पे बताओ। अभी इस क्वेश्चन में उसने कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो अपन लोग 2p वाले कंसीडर करेंगे। ठीक है, ओके। अब माय डियर बहुत ध्यान से, ये मेरे आउटर शेल्स हैं और ये मेरे इनर शेल हैं। ठीक है, आइए पहले तो आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, पी की अगर मैं बात करूं तो पी में आपको लग रहा होगा 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन रियलिटी फैक्ट है माय डियर 4 नहीं है, वो असल में 3 यहां से हैं। अब आप बोलोगे सर एक कहां खा गए, तो यार उस एक पे शील्ड लग रहा है, बाकी शील्ड कर रहे हैं। क्या बोला मैंने, एक पे शील्ड लग रहा है, एक पे रिपल्जन हो रहा है और बाकी शील्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप हमेशा एक कम करके चलोगे। ठीक, तो यहां पे माय डियर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे हैं और 4 इलेक्ट्रॉन यहां पे हैं, 6 हैं, तो आप 6 नहीं कंसीडर करोगे, कितना कंसीडर करोगे, 5 कंसीडर करोगे। मेरी बात को बहुत ध्यान समझो, मैंने कहा कि अगर आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है, n की वैल्यू यहां पे 2 है, तो वो 6 नहीं है, एक पे लग रहा है, बाकी 5 कर रहे हैं। ठीक है, तो माय डियर यहां पे हम कितने इलेक्ट्रॉन से टोटल मिला के लिए, यहां पे मेरे पास 5 हैं और यहां पे कितने बचे मेरे पास, यहां पे 2 हैं। तो अब देखो फॉर्मूला क्या है, सिग्मा की वैल्यू 5 इंटू आउटर है तो 0.35, बहुत बढ़िया, प्लस इनर में कितने हैं, इनर में कितने हैं हमारे पास 2 हैं, तो 2 × 0.85। ठीक, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, शील्डिंग की वैल्यू आ गई। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, शील्डिंग की वैल्यू आ गई। बस यहां से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगा के न्यूक्लियर चार्ज माइनस शील्डिंग इफेक्ट, इस वैल्यू को आप यहां पुट करिएगा तो आपको किसकी वैल्यू आ जाएगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये जो हमने शील्डिंग देखी, ये हमने सारी शील्डिंग अभी तक जितना पढ़ा वो हमने एस एंड पी के लिए पढ़ा। अब हम शील्डिंग पढ़ने जा रहे हैं कुछ डी के लिए। ठीक है, क्योंकि डी में थोड़ा सा रूल चेंज है, आप देख सकते हैं पीछे कि डी में सिर्फ आउटर में कितना होता है, 0.35 होता है, बाकी सब में सिर्फ क्या करना होता है, 1 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन कंसीडर कर लेते हैं, डी के लिए। लेट सपोज करिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया टाइटेनियम का। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 22 है, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है, 3p6। अब देखिए आपको लिखना चाहिए 4s2 3d10, मैं लेकिन क्या लिख रहा हूं, 3d10 पहले लिख रहा हूं और 4s2 बाद में लिख रहा हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं इनको एनर्जी लेवल पे नहीं बांट रहा, मैं इनको शेल्स के लेवल पे बांट रहा हूं। याद करो यार, अगर तुम आउबाउ को देखोगे तो वो एनर्जी लेवल पे बांटता है, वो बोलता है 4s2, और 3D में बात करें तो 4s2 पहले आएगा, 3D बाद में आएगा। ठीक है ना, लेकिन यहां पे मैं इसको एनर्जी पे बेसिस पे नहीं बांट रहा, मैं इसको यहां पे शेल्स के बेसिस पे बांट रहा हूं। देखिए ये कुछ ऐसे एक तरफ शेल कर लिया मैंने, ठीक है, और इसको एक तरफ कर लिया। अब एग्जाम में सवाल आपसे पूछेगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि टाइटेनियम के
3D की शील्डिंग बताइए। क्या बताइए? टाइटेनियम के 3D की शील्डिंग बताइए। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे? S की बात कर रहे थे, फिर हमने P की बात की, अब मैं आपसे D की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो माय डियर टाइटेनियम की D की बात कर रहे हैं। तो माय डियर अगर मैं बात करूं तो पहले तो वैल्यूज ठीक है, 2 2 4 3 10 2 12 6 18 2 20 10 30, सॉरी ये मेरा रॉन्ग हो गया है, इसको मुझे 3D2 लिखना चाहिए यार, आप इसको 3D2 कर दो, ये ठीक है, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 2 22। ठीक है, तो आपने डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यार डी में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, शील्ड कितने पे लगेगा? एक पे लगेगा और एक कर रहा होगा। तो आपके लिए डी में फाइनली कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 1 इलेक्ट्रॉन्स हुए। कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए यार? 1 इलेक्ट्रॉन्स हुए। चूंकि आपके पास डी में 1 इलेक्ट्रॉन्स हुए, इसलिए आप क्या करोगे? सिर्फ एक फॉर्मूला है अपने पास, दैट इज 1 × 0.35। ठीक है, और रेस्ट के लिए बाकी कितने बचे? यहां पे अच्छा हैं कितने? यहां पे हैं कितने? यहां पे आपके पास 6 2 8। ठीक है, और ये इस शेल के अंदर आ जाएगा, तो ये आपके कितने हो जाएंगे यार? 9। ठीक है, 9 क्यों कर दिया? क्योंकि 6 2 8 और 2 10 थे। अच्छा, आपने 4s को कंसिडर क्यों नहीं किया? तो 4s को इसलिए कंसिडर नहीं किया क्योंकि 4s हमारा आउटर वाला था, हमको शील्डिंग अंदर की देखनी है, बाहर की नहीं देखनी है। ठीक है, प्लस बाकी सबके लिए कितने हैं? 6 2 8 और 2 10, दैट इज 1 10 × 1। ये आपकी सिग्मा की वैल्यू आ गई। अब बस कुछ नहीं करना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू न्यूक्लियर चार्ज माइनस शील्डिंग इफेक्ट, वैल्यू को उठा के यहां पुट करिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये बात आप समझ पा रहे हैं? मैं हमेशा आपसे बोल रहा हूं कि जब भी अपन लोग शील्डिंग की बात करते हैं, जब भी हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हैं, तो हमेशा न्यूक्लियर चार्ज माइनस शील्डिंग इफेक्ट देखते हैं। तो इसलिए आपको ये रूल्स पता होने चाहिए, एस के लिए क्या रूल्स वैलिड हो रहे हैं, पी के लिए क्या वैलिड हो रहे हैं और डी के लिए क्या वैलिड हो रहे हैं। ठीक है, जैसे ही आप ये रूल सीख जाओगे तो आपको सिग्मा निकालने आ जाएगा, और अगर आप सिग्मा निकालने लग जाओगे तो साथ ही साथ आप ये भी पता कर लोगे कि उसकी कितनी शील्डिंग है। ठीक है, यहां पे मैंने कुछ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में लिखा है, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू न्यूक्लियर चार्ज माइनस शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू न्यूक्लियर चार्ज माइनस शील्डिंग इफेक्ट, ये हमने दिया हुआ है। ठीक है, नॉर्मली एक बात याद रखनी है यार, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होती है? लेफ्ट से राइट अप जाते हैं आप पीरियोडिक टेबल में, तो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होती है। जबकि अगर आप इसी चीज को ग्रुप में देखते हो तो नॉर्मली जो होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट से जब आप राइट को जाएंगे तो ये आपकी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, और जब आप टॉप से बॉटम को जाएंगे तो ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, और इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का अपन लोग बहुत सारा फायदा उठाने वाले हैं इन कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, तो यहां से अपन लोग ने फाइनली ये सीखा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को अपन लोग ये सीखेंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक रेडियाई से कैसे रिलेट करता है। मैं बार बार इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यूज तो कर रहा हूं, लेकिन इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का रेडियाई से कोई रिलेशन नहीं बताया है। ठीक है, तो अब अपन लोग एटॉमिक रेडियाई का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से रिलेशन सीखेंगे, और हम ये सीखेंगे कि कैसे रेडियाई को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ठीक, मैं आगे बढ़ रहा हूं। आई होप आपको मेरी अभी तक की सारी बातें समझ में आ रही होंगी कि क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, क्या शील्डिंग इफेक्ट है, कैसे शील्डिंग इफेक्ट को देखते हैं, कैसे शील्डिंग इफेक्ट को कैलकुलेट करते हैं, क्यों शील्डिंग इफेक्ट लग रही है, और इसके लगने का क्या एप्लीकेशन है ऑन द एटॉमिक रेडियाई, अब हम वो देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले जो अपन लोग शुरू करने वाले हैं, इस रेडियाई का नाम है अपनी कोवेलेंट रेडियाई। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं? कोवेलेंट रेडियाई।
तो यार जब भी आपको कभी भी रेडियस देखना हो तो न्यूक्लियस आप क्या करते हो, क्या होता है, साफ साफ लिखा है कि ये आपने मेंबर्स लिए, एक ये न्यूक्लियस और एक ये न्यूक्लियस, इन दोनों के डिस्टेंस का आप एवरेज निकाल लो। क्या करो, इन दोनों के डिस्टेंस का क्या निकाल लो, आप एवरेज निकाल लो। यहाँ पे बाई 2 कर लीजिएगा। तो अगर मान लेते हैं ये एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, इनके बीच का डिस्टेंस अगर मान लीजिए बच्चे d है, तो जो रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। तो कोवेलेंट रेडियाई आपको कभी भी निकालनी हो तो 2 न्यूक्लियस को लीजिए। एक कोवेलेंट मतलब समझते हो ना, पहले तो कोवेलेंट मतलब क्या होता है, कोवेलेंसी, पास पास आना, ठीक है, आपस में शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन जो बनते हैं, ठीक है। अगर हमें बात करता हूं कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है CC बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैंने लिया है, CC सिंगल बॉन्ड की बात की है। तो आपने क्या किया, 2 न्यूक्लियस को पास लाया, उनके डिस्टेंस का एवरेज निकाल दिया, और जो एवरेज निकाला वही आपका क्या हो गया, कोवेलेंट रेडियाई हो गया। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइन लिखी हुई है कि जो ये हमारी कोवेलेंट रेडियाई है ये सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियाई है। अब ये क्या होता है यार, सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियाई, कैसे इस बात को समझेंगे? तो देखो यार, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ऑक्सीजन की कोवेलेंट रेडियाई को इनमें से 4 कौन से सही हैं जो आपको बताएंगे कि ये आपकी एक्चुअल कोवेलेंट रेडियाई को कैलकुलेट करेगी। तो देखिए मैं कुछ ऑप्शन ले रहा हूँ। लेट सपोज पहले मैंने ले लिया O3, दूसरा ऑप्शन में मैंने ले लिया O2, तीसरा ऑप्शन में मैंने ले लिया लेट सपोज करो H2O, और चौथे ऑप्शन में मैंने ले लिया H2O2, ठीक है। अब इनमें से कौन ऐसा है जो मुझे एक्चुअल कोवेलेंट रेडियाई को बता पाएगा? तो आप एक काम करो, सबसे पहले तो इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। तो देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा, इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा, और फाइनली H2O2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा, ठीक है। अब इनमें से कौन ऐसा है, इनमें से कौन ऐसा है जो सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियाई है? क्या ये सिंगल बॉन्डेड है? तो आंसर इज नहीं है। क्या ये सिंगल बॉन्डेड है? आंसर इज नहीं है। क्या ये सिंगल बॉन्डेड है? इसका तो मतलब ही नहीं है। बचा कौन सा सिंगल बॉन्डेड? मतलब अगर आपको सिंगल रेडियाई कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे H2O2 एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि ऑक्सीजन के साथ कौन सी बॉन्ड बना के बैठा है, सिंगल बॉन्ड बना के बैठा है। तो आप जब भी यहाँ पे जो रेडियाई निकालोगे वो हमेशा सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियाई कंसिडर करोगे। तो इसलिए याद रखना, इनमें से बेस्ट सिर्फ यही है जो कि हमारी कोवेलेंट रेडियाई को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल आप और ट्राई करिए। अगर मैंने आपसे कहा कि मुझे कार्बन कार्बन बॉन्ड की कोवेलेंट रेडियाई को कैलकुलेट करना है, मैं आपको माय डियर 4 ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है। पहला है, लेट सपोज करो मैंने दिया C2H4, दूसरा ऑप्शन दिया मैंने C2H6, और तीसरा ऑप्शन दिया मैंने C2H2, ठीक है, और चौथा दे दिया ऑल कैन एक्सप्लेन। तो इनमें से आप सोचिए कि कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो कि कोवेलेंट रेडियाई को एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। आपको हमेशा क्या करना है, सिंगल बॉन्ड का ख्याल रखना है। तो बहुत सिंपल है यार, अगर आप C2H4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो आपको पता है C2H4 कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आएगा, ये हमारे फर्स्ट वाले का स्ट्रक्चर है। उसी तरह C2H6 का स्ट्रक्चर कैसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा स्ट्रक्चर, ये हमारा सेकंड वाला हो गया। उसी तरह C ट्रिपल बॉन्ड C कैलकुलेट करने के लिए हमारा आ जाएगा। अब इनमें से कौन सा ऐसा है जो हमारे सिंगल रेडियाई को एक्सप्लेन कर रहा है? तो देखिए, क्या ये सिंगल बॉन्ड है? आंसर इज नहीं। क्या ये सिंगल बॉन्ड है? आंसर इज यस, ये सिंगल बॉन्ड है। ये सिंगल बॉन्ड है? आंसर इज नहीं। तो यहाँ पे C2H6 इज द एग्जाम्पल जो कि हमको सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियाई को एक्सप्लेन कराने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। तो याद रखना है आपको, हमेशा कोवेलेंट रेडियाई जब भी कैलकुलेट करते हैं तो वो हमेशा सिंगल बॉन्ड से डिफाइन होता है। सिंगल बॉन्ड, बार बार मैं सिंगल बॉन्ड क्यों बोल रहा हूँ, तो थोड़ा अगर आपने पढ़ा हो कि 2 तरह की बॉन्ड होती है, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड में, यहाँ पे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है और यहाँ पे एक सिग्मा और एक 2 पाई होते हैं। तो ओनली एंड ओनली सिग्मा बॉन्ड अगर जिसके अंदर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कोवेलेंट रेडियाई के लिए, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट
नेक्स्ट एक बात है कि यार अभी तक जो हम लोग कोवेलेंट रेडियाई की बात कर रहे थे, सॉरी, जो हम लोग बात कर रहे थे वो उन एटम्स की बात कर रहे थे जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो जीरो हुआ करता था, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसे दो एलिमेंट हैं जिनके बीच में एक्चुअली में इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस है, तो ये बात यार आप सभी लोग जानते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, ठीक है। मैंने कहा कि अगर थोड़ी देर के लिए बी ए से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, थोड़ी देर के लिए बी ए से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बी ए के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और इस वजह से उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टर्ब हो जाएंगे। और जब उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टर्ब होंगे ना, तो यार आप उस टाइम उसका एवरेज कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, उस टाइम आप उसका एवरेज कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। ये बात याद रखना, एवरेज कैलकुलेट तभी कर पाओगे जब दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो हो। लेकिन अब अपन लोग उन एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं जिसमें एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसको समझने के लिए एक रूल आता है, इस रूल का नाम होता है, इसको बोलते हैं शॉकमेकर एंड स्टीवेंसन फॉर्मूला। ठीक है, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि आपको रेडियाई कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। तो अगर आपको रेडियाइस निकालनी है मान लो ए और बी की, तो उसका एक फॉर्मूला है रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस 9 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और ये जो यूनिट कैलकुलेट करके आएगी ये पिकोमीटर में आएगी। हाँ, यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया है ये अलग यूनिट के लिए है और यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो अलग यूनिट के लिए है, ठीक है। तो आप किसी भी यूनिट के लिए कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, वो यूनिट टू यूनिट वेरी करता रहेगा, ठीक है, ओके। जहां पे यहां फॉर्मूला लिखा हुआ है एक्स ए एंड एक्स बी, तो एक्स ए और एक्स बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है उन दो ए और बी के एलिमेंट्स के बीच में, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज में वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, इसलिए आप वहां से कभी भी एवरेज नहीं निकाल पाते हो। और अगर आप एवरेज नहीं निकाल पाओगे तो इस फॉर्मूले को यूज करोगे। मैं एक छोटा सा बेसिक सा एग्जांपल भी ले लेता हूं यार, कहीं मैं यहां कहीं एग्जांपल ले रहा हूं यार। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, ठीक, मैं यहां पे था आपके साथ, ठीक है। मैं कुछ एग्जाम्पल कंसिडर कर ले रहा हूं यार, ठीक है। लेट सपोज करिए आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया कि मेरे पास एक HF मॉलिक्यूल है, कौन है, HF मॉलिक्यूल है, और मैं आपको कुछ डाटा दे देता हूं कि यार जो बॉन्ड लेंथ है वो लेट सपोज करो फ्लोरीन की वो है 1.44 आर्मस्ट्रॉन्ग, और बॉन्ड लेंथ जो है आपकी हाइड्रोजन की वो लेट सपोज करो 0.74 आर्मस्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन सबको पता है, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव 4 के साथ, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन वो होती है 2.1। ये कुछ डाटा दे रखे हैं और आपसे बोल रहा है कि आप मुझे H और F की कोवेलेंट रेडियाई बताओ कितनी होगी, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, फॉर्मूला है दैट इज रेडियस फॉर HF निकालने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, रेडियस ऑफ H2 प्लस रेडियस ऑफ F2 माइनस, मैं इसको आर्मस्ट्रॉन्ग में ले रहा हूं तो 0.09 इंटू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द HF, या याद रखना ये इसको मैं आर्मस्ट्रॉन्ग में कैलकुलेट कर रहा हूं, आपकी मर्जी है, आप इसको किसी में ले सकते हो, पिकोमीटर में ले लो, आर्मस्ट्रॉन्ग में ले लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहां देखो यार, यहां देखो इसकी वैल्यू,
यहाँ देखो आपके पास कितना है 1.44, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए और फ्लोरीन निकालने के लिए आपके पास वैल्यू है। फ्लोरीन के लिए कितनी है आपके पास 1.44, तो यहाँ किया आपने 1.44 डिवाइड बाई 2, ये क्या है, ये आपकी फ्लोरीन की कोवेलेंट रेडियाई है, प्लस एवरेज कर दिया मैंने डिवाइड बाई 2 करके। उसी तरह यहाँ किया 0.74 डिवाइड बाई 2 माइनस 0.09 इंटू द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस दैट इज 4 - 2.1 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर दीजिएगा जो भी आपका आंसर आएगा। ठीक है, वैसे आंसर 0.919 आ रहा है, इसको जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ यार HF की कोवेलेंट रेडियाई ये आ रही है। यूनिट लगाना मत भूलिएगा, मैं भी यूनिट लगा रहा हूँ, इसको यूनिट रखते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, ओके। तो अल्टीमेटली हमने एक बात देखी कि अगर हमारे पास होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, होमो का मतलब अगर इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस नहीं है तो आप सिर्फ उसका एवरेज करोगे, और अगर आपके पास हेटेरो एटॉमिक है मतलब उनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस है, तो हमारे बाबा शॉकमेकर स्टीवेंसन फॉर्मूला का आप यूज करोगे। इस फॉर्मूले को यूज करके आप एक्चुअल कोवेलेंट रेडियाई कैलकुलेट करोगे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी आएगी अपनी कौन सी रेडियाई, इस रेडियाई का नाम है यार हमारा वेंडर वॉल रेडियाई। ठीक है, वेंडर वॉल रेडियाई क्या है, वेंडर वॉल रेडियाई असल में पहले तो आपको पता हो कि वेंडर वॉल एक फोर्स होते हैं, ये अपने आप में जस्ट एक इंटरेक्शन है। क्या है यार, क्या है यार, ये इंटरेक्शन है। ठीक है, इंटरेक्शन वर्ड क्या होता है पता है, इंटरेक्शन असल में सही बताएं ये अट्रैक्शन और रिपल्जन का मिक्सचर होता है। जब भी हम बोलते हैं कि हाँ यार मेरा तुम्हारे साथ इंटरेक्शन है, तो हो सकता है थोड़ा प्यार हो और थोड़ा टकरार हो। अगर प्यार रहेगा तो अट्रैक्शन है और टकरार रहेगा तो रिपल्जन है। दोनों तो मे बी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सिर्फ अट्रैक्शन हो ये भी नहीं हो सकता, सिर्फ रिपल्जन हो ये भी नहीं हो सकता, दोनों का मिक्सचर होता है, इसलिए उस वर्ड को हम लोग क्या वर्ड बोलते हैं, इंटरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो वंडर वॉल फोर्सेस में मॉलिक्यूल्स जब पास आते हैं तो ये अपने आप को एक इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, इंटरैक्ट मतलब अट्रैक्ट भी करेंगे और रिपल भी करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपके वेंडर वॉल रेडियाई होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक आपके नॉन मेटल में ऑब्जर्व किए जाएंगे और एक आपके इनर्ट गैसेस में ऑब्जर्व किए जाएंगे। ठीक है, क्या क्या बताया मैंने, कहाँ ऑब्जर्व किए जाएंगे, एक आपके नॉन मेटल में ऑब्जर्व किए जाएंगे और दूसरे आपके इनर्ट गैस में ऑब्जर्व किए जाएंगे। जब भी आप कभी भी नॉन मेटल की बात करोगे तो मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये कुछ ऐसे ये दो मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, पूरी तरह तो पास नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो एक काम करो, ये न्यूक्लियस ले लो, सॉरी ये न्यूक्लियस ले लो और ये न्यूक्लियस ले लो। ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ओके, ये मान लेते हैं डिस्टेंस d, तो आपको इसका एवरेज लेना है, ये लेना है, ये है आपकी वेंडर वॉल रेडियाई। ठीक है, हाँ ये तो आपको पता ही ना यार कि ये आपकी कोवेलेंट रेडियाई है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस का एवरेज। ठीक है, इसका एवरेज आपका भी पीछे हम पढ़ के आए, वो हमारा कोवेलेंट रेडियाई है। अभी मैं बात कर रहा हूँ ये हमारी कौन सी है, वेंडर वॉल रेडियाई है। उसी तरह इनर्ट गैस आपको अच्छी तरह पता है, इनर्ट गैस पास नहीं आती रे। ठीक है, तो इनके बीच में भी क्या होगा, दूर से ही इंटरेक्शन होगा, दूर से रेडियाई कैलकुलेट करेंगे तो एक न्यूक्लियस मान लेते हैं यहाँ, एक न्यूक्लियस मान लेते हैं यहाँ, इनके बीच का एक मिड पॉइंट और इनके मिड पॉइंट से अपन लोग डिस्टेंस निकाल लेंगे, ये। ठीक है, ये आपकी कौन सी है, वेंडर वॉल रेडियाई है। ठीक है, अच्छा तुमसे पूछेगा कौन सी रेडियाई बड़ी होती है, तो यहाँ कहीं लिख लो भैया, यहाँ कहीं लिख लो कि रेडियाई इनर्ट वाले की वेंडर वॉल में रेडियाई नॉन मेटल से बड़ी होती है। मतलब इनर्ट में उतना भी पास नहीं आते जितना थोड़ा नॉन मेटल में तो आ जाते हैं। अब जब दूर रहेंगे तो यार रेडियाई तो बड़ी होने वाली है, ये उसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा यार आपका मेटेलिक रेडियाई।
मेटेलिक रेडियाई क्या होती है? मेटल्स के बीच को जो रेडियाई अपन लोग कंसिडर करते हैं, मेटल्स के बीच में जो रेडियाई अपन लोग कंसिडर करते हैं, ये कैसे कंसिडर करते हैं मेटल्स के बीच में? तो आपको पता है यार कि ये कुछ मेटल्स का के कुछ एटम्स हैं और उनका ये अरेंजमेंट है। ये एक मैं क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूँ छोटा सा, ठीक है। तो जो दो मेटल्स के बीच का अगर मैं दो अलग कर लेता हूँ, ठीक है, तो यहां से लेकर ये चिपक के पास पास होते हैं, ये डिस्टेंस ये न्यूक्लियस से लेकर यहां तक जहां तक उसने चिपका है, ये आपका डिस्टेंस। तो ये आपका कौन सा रेडियाई है? मेटेलिक रेडियाई है, ठीक है। ओके ओके, याद रखने वाली बात जो कि एकदम जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपन लोग में, तो सबसे बड़ी रेडियाई हमारी वैन डर वाल की होती है, उसके बाद हमारी मेटेलिक होती है, और सबसे छोटी रेडियाई हमारी कोवेलेंट होती है। उसके बाद सबसे छोटी जो रेडियाई होती है वो हमारी कौन सी होती है? कोवेलेंट रेडियाई होती है, ठीक है। याद रहेगी बात। सबसे बड़ी कौन सी? वैन डर वाल, फिर आपकी मेटेलिक, और फिर आपकी आएगी कोवेलेंट रेडियाई। वैन डर वाल में भी सबसे बड़ी कौन सी? आपकी इनर्ट वाली, अभी हमने बात की थी, और उसके बाद आपकी आएगी नॉन मेटल्स की। वैन डर वाल नॉन मेटल्स, तो इनडायरेक्टली सबसे बड़ी आपकी इनर्ट की हुई, फिर आपकी नॉन मेटल की हुई, फिर आपकी मेटल की हुई, और लास्ट आपकी किसकी हुई? कोवेलेंट रेडियाई हुई, ठीक है। आई होप मेरी बातें अभी तक आपको इतनी समझ में आ रही होंगी कि हमने क्या क्या डिस्कशन किया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रेडियाई आएगी हमारी आयनिक रेडियाई, ठीक है। आयनिक रेडियाई कैसे है? आयनिक वर्ड कहां से आया है? तो आपको पता है आयन से आया है। अब यार आयंस आपके दो फॉर्म के होते हैं, कौन कौन से? एक आपके कैटायन होते हैं और एक आपके क्या होते हैं? एनायन होते हैं। एक आपके क्या होते हैं? कैटायन होते हैं, और एक आपके एनायन होते हैं, ठीक है। कैटायन कब होगा? जब आप एक इलेक्ट्रॉन लूज करोगे, और एनायन कब होगा? जब आप एक इलेक्ट्रॉन गेन करोगे। याद रखना एक बेसिक सा रूल, आयनिक रेडियाई को कभी भी कैलकुलेट करना हो, आयनिक रेडियाई को कभी भी कैलकुलेट करना हो तो एक फॉर्मूला होता है E/P रेशियो। सिर्फ और सिर्फ एक सबसे सिंपल तरीका है, आपको अगर आयनिक रेडियाई निकालनी है तो आप E/P रेशियो निकालिए, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन इज टू प्रोटॉन का रेशियो। जिसका भी इलेक्ट्रॉन इज टू प्रोटॉन का रेशियो जितना ज़्यादा होगा उसकी आयनिक रेडियाई उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। क्या कहा मैंने? जिसका भी E/P का रेशियो जितना ज़्यादा होगा उसकी आयनिक रेडियाई उतनी ज़्यादा होगी। सॉरी, हाँ ठीक। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ। आपसे पूछेगा कि यार F माइनस और H माइनस की रेडियाई को कंपेयर करो। अब यार यहाँ पे लोगों की मिस्टेक क्या होती है, वो देखते हैं कि हाइड्रोजन तो यार इधर फर्स्ट शेल का मेंबर है, इधर S ब्लॉक का एलिमेंट है, और फ्लोरीन जो है हमारा P ब्लॉक का एलिमेंट है, तो लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन आने लगते हैं। ये बात याद रखना, ये बहुत तगड़ी चीज़ बताने जा रहा हूँ। H माइनस और F माइनस में अगर आपको कंपेयर करना हो तो इलेक्ट्रॉन इज टू प्रोटॉन। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे यार? आपको पता है इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और अगर मैं इसके प्रोटॉन की बात करूँ तो 9 प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है। और अगर मैं इसमें बात करूँ तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और प्रोटॉन की बात करूँ तो 1 प्रोटॉन होगा। अब आप देख सकते हो कौन बड़ा आ रहा है, ये जो फ्रैक्शन है ये बड़ी आ रही है। इसका मतलब पता चल रहा है, इसका मतलब बवाल हो गया। बवाल ये हो गया कि यार जो F माइनस की रेडियाई है, और अगर जो H माइनस की रेडियाई मैं कंपेयर करूं तो H माइनस की रेडियाई F माइनस की रेडियाई से बड़ी आ रही है, ठीक है। तो इसका एक सबसे सिंपल सा तरीका होता है कि आप उसके E/P रेशियो को कैलकुलेट करिए, आपका आंसर कभी भी रॉन्ग नहीं होगा निकालते समय, ठीक है। ठीक, अब देखिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा Na और Na प्लस में किसकी रेडियाई बड़ी होगी, तो बट ऑब्वियस है यार, ठीक है। E/P रेशियो के कंसेप्ट को किया। उसी तरह आपसे मैंने पूछा Mn है, Mn2 प्लस है, Mn4 प्लस है, और Mn7 प्लस है, किसकी रेडियाई बड़ी होगी? तो देखो यार, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा वैसे वैसे रेडियाई क्या होती जाएगी? घटती चली जाएगी।
बट ऑब्वियस है यार, इलेक्ट्रॉन्स कम होते जाएंगे, प्रोटॉन्स तो उतने ही रहेंगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स पास पास आ जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन पास पास आएंगे तो रेडियाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो कैटायंस में सबसे सिंपल तरीका होता है कि आप जितना भी ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी रेडियाई उतनी कम होगी, और यही वाइस वर्सा उल्टा हो जाता है एनायन के लिए। ठीक है, ओके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा कि F और F माइनस में कंपेयर करूं तो यार F माइनस F से बड़ी होगी, उधर O हो गया, O माइनस हो गया और O2 माइनस हो गया, तो O2 माइनस सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, ओके। हाँ, ये बात पता होनी चाहिए। अगर बेसिक बात करें, मेरे पास 3 मेंबर हैं, एक I माइनस है, एक I है और एक I प्लस है। तो देखो ये हमारा एनायनिक है, ये हमारा आयोडीन न्यूट्रल है और ये आयोडीन हमारा कैटायन है। तो सबसे बड़ी रेडियाई हमारी एनायनिक की होती है, फिर न्यूट्रल की होती है और बाद में इसके बाद कैटायन की होती है, सबसे छोटी कैटायन की होती है। तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, डन। नेक्स्ट तरीका होता है रेडियाई निकालने का, एक सेकंड होल्ड करना यार। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपसे मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट पे रेडियाई कैसे निकालोगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ कि मेरे पास एक Cl2 है, एक बच्चे मेरे पास Cr2O3 है, एक बच्चे मेरे पास Cr2O7 है और एक मेरे पास CrCO6 है। मेटल कार्बोनिल का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो यहाँ पे क्रोमियम को लेके आपसे रेडियाई पूछेगा, तो जब आपसे क्रोमियम पूछेगा तो कुछ नहीं करो, इन सब में इसका ऑक्सीजन स्टेट निकाल लो। तो यहाँ इसको ऑक्सीजन स्टेट आएगा +2, मान लेते हैं इसको एलिमेंट A, ये हमारा बच्चे B। यहाँ पे इसका ऑक्सीजन स्टेट कितना आएगा आपको पता है, 2x - 6 कितना आ जाएगा यार, +3। यहाँ पे आपका इसको मान लेता हूँ मैं C, यहाँ पे आएगा 2x - 14 दैट इज 7। ठीक है, और यहाँ पे आपको इसको मान लेते हैं D और ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो फिर वही बात, सबसे बड़ी रेडियाई किसकी हो जाएगी, देखो D की हो जाएगी, उसके बाद किसकी हो जाएगी, A की हो जाएगी, उसके बाद किसकी हो जाएगी यार, B की हो जाएगी, और लास्ट पे किसकी हो जाएगी यार, C की हो जाएगी। ठीक है, तो ये तरीका होता है ऑक्सीडेशन स्टेट की हेल्प से निकालने का, कि जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीट्यूड वाइज पॉजिटिव आ रहा है उसकी साइज उतनी छोटी होती चली जाएगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आते हैं यार आपके, एक होते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, रेडियाई के अंदर ही देखे जाते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होते हैं, तो ऐसे स्पीशीज जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। जिन भी स्पीशीज के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके सेम होंगे वो आपकी क्या कहलाएगी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यार मैंने एग्जाम्पल ले लिया Na+ का, मैंने एग्जाम्पल ले लिया N3- का, मैंने एग्जाम्पल ले लिया O2- का, मैंने एग्जाम्पल ले लिया नियॉन का। तो ये आप देख सकते हो, इसमें भी आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें भी आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। सभी में आपके पास 10-10 इलेक्ट्रॉन है। तो चूंकि सभी में 10-10 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोलेंगे। ठीक है, अब कभी भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए रेडियाई क्या होता है, तो उसका एक रेडियस का रूल होता है। रेडियस का रूल क्या होता है कि जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा उसकी रेडियाई उतनी बड़ी होगी, और जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी रेडियाई उतनी छोटी होगी। क्या मैंने बोला, नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा रेडियाई उतनी ज़्यादा होगी, और पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उसकी रेडियाई
उसकी रेडियाई उतनी कम होगी। ठीक है, ओके। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट सपोज करेगा मैंने आपसे मेंबर लिया N3 माइनस, मैंने ले लिया आपसे Al3 प्लस, मैंने आपसे ले लिया Mg2 प्लस, फिर हमने एग्जाम्पल ले लिया प्योर नियॉन का, ठीक है, न्यूट्रल स्पीशीज, ठीक है, और आपने ले लिया O2 माइनस, आपने ले लिया F माइनस, और इन सभी को हमको रेडियाई में कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे बड़ी रेडियाई किसकी हो जाएगी यार? देखो सबसे बड़ी नेगेटिव चार्ज किस में है? N3 माइनस में। उसके बाद क्या आ जाएगा? O2 माइनस। उसके बाद क्या आएगा आपका F माइनस। उसके बाद अब क्या करोगे यार? देखो ये पॉजिटिव्स हैं और ये हमारे न्यूट्रल हैं, तो पहले किसको लोगे यार? तुम न्यूट्रल को लोगे। उसके बाद हमारा आएगा Mg2 प्लस और लास्ट में आएगा आपका Al3 प्लस। तो ये आप रेडियाई कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में अपन लोग ऐसे रेडियाई कैलकुलेट करते हैं। ओके, ठीक। बढ़ते हैं आगे। अब आएगा कौन कौन से और फैक्टर्स हैं जो कि रेडियाई के लिए आते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स से हम लोग रेडियाई को और कैलकुलेट करेंगे, तो उसको अपन लोग देखने जा रहे हैं। तो देखिए यार, जनरल ट्रेंड, इन द एटॉमिक रेडियाई। मैं यहां पे जितने भी ट्रेंड बताऊंगा ये सारे एक्सेप्शनल और जनरल ट्रेंड्स होंगे दोनों। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई के जनरल और एक्सेप्शनल ट्रेंड दोनों बात करेंगे। नॉर्मली सभी को पता है रेडियस का एक फॉर्मूला होता है, रेडियस को निकालने का 0.529 n स्क्वायर बाय z। अगर हम इस फॉर्मूले को जानेंगे तो उससे हम रेडियस निकालते हैं। जहाँ पे आपको सभी को पता है ये एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली बात है कि n मतलब एटॉमिक नंबर है, और ये हमारा n क्या बताता है? ये हमारा शेल को बताता है, और ये जो z है ये हमारे एटॉमिक नंबर को बताता है। ठीक है, n हमारा क्या है यार? शेल है, और ये z हमारा क्या है? एटॉमिक नंबर है। ठीक है, अब आ जाओ यार, मैं ऐसे कह सकता हूं कि अगर मेरा z कांस्टेंट होगा तो जैसे जैसे n बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियाई बढ़ेगी। ठीक है, ओके। अब देखो नॉर्मली क्या होता है, अगर आप पीरियोडिक टेबल की बात करते हो तो पीरियोडिक टेबल में जब भी आप लेफ्ट से राइट को जाते हो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कंसेप्ट काम करता है, जो पीछे पढ़ाया था मैंने। ये हमारा न्यूक्लियर चार्ज माइनस शील्डिंग इफेक्ट हमने पीछे पढ़ा था। तो एक बात याद रखना, एटॉमिक रेडियाई और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इनवर्स का रिलेशन होता है। किसका रिलेशन होता है? इनवर्स का रिलेशन होता है। जिसका भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उसकी एटॉमिक रेडियाई कम होगी। ठीक है, अब जब भी पीरियोडिक टेबल में आप लेफ्ट से राइट को जाओगे तो आपका एटॉमिक रेडियाई क्या करता है? डिक्रीज करता है। मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा होगा यार? इंक्रीज कर रहा होगा। इसलिए आपकी एटॉमिक रेडियाई क्या करेगी यार? डिक्रीज करेगी। ये कब होगा बच्चे? ये कब होगा? जब आप कभी भी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट को जाओगे। ठीक है, यही चीज अगर आप पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम को जाओगे, तो यार आप सभी को पता है न्यूक्लियस ऊपर से नीचे जाओगे तो शेल्स आपकी इंक्रीज करेगी, और अगर आपकी शेल इंक्रीज करेगी तो जो एटॉमिक रेडियाई है ये आपकी क्या करने लग जाएगी? इंक्रीज करने लग जाएगी। लेकिन क्या ये ट्रेंड हमेशा ट्रू है? क्या ये ट्रेंड में कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है? तो ऐसा नहीं है यार। केमिस्ट्री है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो भर भर के एक्सेप्शनल केस आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको बहुत सिंपल सा क्वेश्चन देख रहा हूं, आप बहुत आराम से करेंगे इस क्वेश्चन को, कोई जल्दी नहीं है। आपसे मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास लेट सपोज करो 4 मेंबर हैं। एक मैंने ले लिया फ्लोरीन ले लिया, एक मैंने लेट सपोज करो नियॉन ले लिया, लेट सपोज करो मैंने यहाँ पे लिथियम ले लिया, और लेट सपोज करो मैंने बेरिलियम ले लिया। चलो बोरॉन भी ले लेते हैं और कार्बन भी ले लेते हैं। इन सारे मेंबर्स को ले लिया और आपसे मैंने कह दिया कि आप मुझे रेडियाई को एक्सप्लेन करो। तो देखो यार, अभी मैंने कहा कि ये हमारे कौन से पीरियड के मेंबर हैं? ये हमारा कौन सा पीरियड है? सेकंड पीरियड है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, सेकंड पीरियड है पीरियोडिक टेबल में, इनके एलिमेंट्स हैं।
तो अभी हमने कहा कि लेफ्ट से राइट क्या होगी यार, इंक्रीज करेगी। लेकिन आप देखो यहाँ पे एक हिडन है, यहाँ पे हिडन क्या है, प्रॉब्लम कहाँ फंसेगी, यहाँ फंसेगी, ये बाबा नियॉन। ये भाई साहब हमारे क्या है आपको पता है, इनर्ट है। और जब कभी भी बच्चे ये इनर्ट होंगे तो कौन सी रेडियाई लगाएंगे, ये हमारी वेंडर वॉल रेडियाई लगाएंगे। बाकी सब हमारे क्या लगाएंगे, कोलेंट रेडियाई लगाएंगे, बट ये भाई साहब हमारे क्या लगाएंगे, वेंडर वॉल रेडियाई लगाएंगे। तो आप सबको पता है कि वेंडर वॉल रेडियाई कोलेंट रेडियाई से क्या होती है, बड़ी होती है। इसलिए यार सबसे पहले तुम्हारा नियॉन आएगा, ये बात याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद तो वही पुराना ट्रेंड लेफ्ट से राइट वाला कि आपके पास लिथियम आ जाएगा, फिर आपका बेरिलियम आ जाएगा, फिर आपका बोरॉन आ जाएगा, फिर आपका कार्बन आ जाएगा और लास्ट में आपका फ्लोरीन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने नियॉन को सबसे आगे किया है, और नियॉन को सबसे आगे करने का कारण क्या है, उसके अंदर वंडर वॉल रेडियाई होगी। अब आप बोलोगे हमें कैसे पता चलेगा, तो यार आपको पता है कि नियॉन एक गैस है और गैस में कोलेंट रेडियाई का कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। गैस के अंदर कभी भी कोई भी कोलेंट रेडियाई का कंसेप्ट वैलिड ही नहीं कर रहा। वहां पे क्या काम करेगा, आपका वंडर वॉल कंसेप्ट काम करेगा, और वंडर वॉल कंसेप्ट को लगाओगे तो नियॉन पहले आ जाएगा, ठीक है। इसलिए अगर मैं बेसिक ट्रेंड को चलूं तो ये ट्रेंड बेसिक नहीं है, ठीक है, ओके। और क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ। लेट सपोज करिए अगला क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लेगा कि यार ये कार्बन है, मान लेते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सिलिकॉन, ये 4 मेंबर हैं, और इन 4 मेंबर की आपको क्या निकालनी है, रेडियाई निकालनी है। तो इसका एक बेसिक सा ट्रिक होता है, आप क्या करो, शेल्स को भागो, देखो ये कौन से पीरियड में आते हैं और ये कौन से पीरियड में आते हैं। तो देखो ये बात सबको पता है कि अगर मैं कार्बन और नाइट्रोजन की बात करूं तो ये हमारे सेकंड पीरियड के हैं, और फॉस्फोरस और सिलिकॉन की बात करूं तो ये हमारे थर्ड पीरियड के हैं, ठीक है। ये हमारे थर्ड पीरियड के हैं और ये हमारे सेकंड पीरियड के हैं। तो हमको पता है यार थर्ड पीरियड सेकंड पीरियड से ज़्यादा तो होता है ही है। इसका मतलब फॉस्फोरस और सिलिकॉन कार्बन और नाइट्रोजन से ज़्यादा तो आने वाले हैं। बट अब ये भी है कि फॉस्फोरस सिलिकॉन में कौन आएगा, तो इसके लिए थोड़ी पीरियोडिक टेबल पता होनी चाहिए कि सिलिकॉन आपका पीरियोडिक टेबल में यहाँ है, यह आपका फॉस्फोरस है, ठीक है, यहाँ कहीं नाइट्रोजन है और यहाँ कहीं कार्बन है, ठीक है। टॉप से बॉटम इंक्रीज करती है और लेफ्ट से राइट आपकी डिक्रीज करती है, ठीक है। तो सबसे बड़ा अगर मैं बात करूं, टॉप से बॉटम की बात कर रहा हूं, तो सबसे बड़ी मेरी किसकी हो जाएगी, सिलिकॉन की हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिलिकॉन। एक सेकेंड, ये लिया, सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, सिलिकॉन। उसके बाद क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, कार्बन। और नाइट्रोजन में अगर मैं देखूं, ठीक है, आपने ये देखा लेफ्ट से राइट इंक्रीज डिक्रीज करती है, तो सिलिकॉन की बड़ी हो गई हमारी फॉस्फोरस से, ठीक है, और कार्बन की बड़ी हो जाएगी हमारी किससे, नाइट्रोजन से। तो ये फाइनली हमारा आंसर कुछ ऐसे कोप अप करेगा, ठीक है, क्लियर कट है, ओके, बात समझ में आ रही है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो कुछ नहीं करो, शेल्स को लो और शेल्स के अकॉर्डिंग उसको बांट दो, ठीक, क्लियर कट। बढ़े आगे। अब कुछ और बहुत अच्छी बातें। क्या हैं ये बातें, तो देखो अब मैं कंपेयर करने जा रहा हूं सेकंड पीरियड को, पीरियड्स वाइज कंपेयर कर रहा हूं। तो सर चलो सबसे पहले कंपेयर करते हैं आपका पीरियड वाइज, बोलो सॉरी, ग्रुप वाइज, कि आपका पहले फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट और ये आपके सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन आएगा, पोएम सबको याद है, हेलीना के रब से फरियाद, और यहां आपका बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। मैंने फ्रांसियम और आरए नहीं लिया है, रीजन बिहाइंड कि वो हमारे क्या हैं, रेडियो एक्टिव में आते हैं। तो इनका जो ट्रेंड होता है वो कुछ ऐसा होता है यार, ये बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं, ये कुछ ट्रेंड ऐसे याद रखोगे। ये देखो क्या गजब चीज बताई है, आपको कभी याद नहीं, बहुत सिंपल है। तो ये कुछ ऐसे जा रहा है, बेरिलियम और लिथियम, फिर मैग्नीशियम, फिर इधर आपका सोडियम, फिर आपका कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम,
उसके बाद पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। तो याद रखिएगा सबसे बड़ी हमारी कौन सी है, सीजियम की है, ठीक है, और सबसे छोटी हमारी कौन सी है, हमारी बेरिलियम की है, ठीक है, ओके, याद रहेगी बात, ओके। तो बेरिलियम से होते हुए कहाँ को आपको जाना है, सीजियम को जाना है, ठीक है। तो सीजियम हो गया, इधर आपका रुबिडियम हो गया, उसके बाद पोटेशियम हो गया, उसके बाद बेरियम हो गया। अरे गजब हो गया भाई साहब, देख लो, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रोंशियम हो गया, यहाँ आपका कैल्शियम हो गया, कैल्शियम, इधर आपका सोडियम, इधर आपका मैग्नीशियम, ये आपका लिथियम, और यहाँ आपका आया बेरिलियम, ठीक है। तो ये बात याद रखोगे, ये कंपैरिजन किसके किसके बीच में है, ये आपके फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के बीच में कंपैरिजन है, ठीक है। एग्जाम में जेई में एक क्वेश्चन पूछ चुका है, क्वेश्चन उसने ये पूछा था कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम गैप कहाँ पे है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम गैप कहाँ पे है। तो याद रखना सोडियम और पोटेशियम के बीच में आपका मैक्सिमम गैप होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा गैप कहां ऑब्जर्व होगा आपको, सोडियम और पोटेशियम के बीच में आपको सबसे ज्यादा मैक्सिमम गैप दिखाई देगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, आइए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये आपकी बात डी ब्लॉक की होने वाली है, ये बात आपकी डी ब्लॉक की होने वाली है। डी ब्लॉक में कैसे देखते हैं रेडियाई, तो सुनिएगा यार, अगर मैं 3D की बात करता हूं पहले, ठीक है, सबको एक पोएम पता होनी चाहिए, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने। क्या बोला मैंने, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने। नॉर्मली यार लेफ्ट से राइट हम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करती है, लेकिन यार यहाँ पे वो ट्रेंड कंप्लीटली ट्रू नहीं होगा। क्या बोला मैंने, यहाँ पे वो कंसेप्ट कंप्लीटली ट्रू नहीं होगा। इसलिए आप कुछ ऐसा कंसेप्ट होता है, तो देखिए सबसे बड़ी रेडियाई स्कैंडियम, टाइटेनियम, वर्नियम, क्रोमियम और मैग्नीज, ठीक है। आयरन, कोबाल्ट और निकिल की ऑलमोस्ट सेम, ठीक है, और निकिल कॉपर में कॉपर की ज्यादा और कॉपर और जिंक में जिंक की ज्यादा। अरे भाई साहब क्या हो रहा है ये सब, तो देखो ये कुछ ऐसा हो रहा है, यहां से यहां तक में याद रखना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव डोमिनेट कर जा रहा है किस पे, शील्डिंग इफेक्ट पे। जो हमने पीछे शील्डिंग इफेक्ट पढ़ी है और जो पीछे हमने जेड इफेक्टिव पढ़ा है, जेड इफेक्टिव शील्डिंग पे डोमिनेट करता है, इसलिए ऐसा होता है। ये तो नॉर्मल ही है, लेकिन यहाँ पे इन तीनों में अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव और जो शील्डिंग है वो ऑलमोस्ट सेम है। जबकि यार अगर तुम यहाँ ऑब्जर्व करोगे ना तो गजब हो जाएगा, शील्डिंग जो है वो डोमिनेट कर जाएगी जेड इफेक्टिव पे। क्या बोला मैंने, शील्डिंग डोमिनेट कर जाएगी जेड इफेक्टिव पे। वहां पे क्या है, जेड इफेक्टिव डोमिनेट कर रहा है शील्डिंग पे और यहाँ पे बीच में है। तो ये कुछ ट्रेंड्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है, ठीक है, ये कुछ ट्रेंड्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। उसी तरह याद रखना, अगर यही चीज, ये तो मैंने बात की किसकी, लेफ्ट से राइट की बात की, यही बात अगर मैं डी ब्लॉक में टॉप टू बॉटम की बात करूंगा तो और गजब होगा, ठीक है। टॉप टू बॉटम बात करूंगा तो नॉर्मली अगर आपको ये पता है 3D, 4D और 5D, तो ये ऐसे अगर आपको पता है तो ये गलत पता है। रियलिटी है, आंसर क्या होता है 3D, उसके बाद 4D, और 4D और 5D नियरली क्या होते हैं, आपके सेम होते हैं। क्या बोला मैंने, 4D और 5D नियरली आपके क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब इसके पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं यार, एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं, एक सेकंड रुकना, पेज की बड़ी कमी पड़ रही है यार आज। हाँ, मैं बहुत सारी ब्लैंक शीट पहले ले लेता हूं।
ठीक है, ये देखो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि अगर आपको ये पता है 3D 4D और 5D, ये ऐसे होगा तो ये आपको गलत पता है, होना है 3D 4D और नियरली 5D सेम होती है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे क्या कारण है, तो हम इस कारण को समझने जा रहे हैं और इस कारण को देखने जा रहे हैं। हाँ, एक एक्सेप्शनल केस याद रखना यार, केमिस्ट्री है भरी हुई एक्सेप्शनल केस से। एक सेकंड दे देता हूं, ये देखो एक्सेप्शनल केस एक देख लो यार, एक एक्सेप्शनल केस देख लो। देखो एक होता है सेकेंड ईयर लगाएंगे एसी, ठीक है, एसी तो भूल ही जाओ, ठीक है, सेकेंड ईयर लगाएंगे एसी। तो इसको अगर मैं देखूं तो इसमें वही ट्रेंड चलता है 3D 4D 5D, मतलब स्कैंडियम, उसके बाद ये वाई और यहाँ पे LA, ठीक है, ये नॉर्मल ट्रेंड चलता है। इसके अलावा अगर मैं बाकी बात करूं, जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे अभी आपने कभी पढ़ा होगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं, यहां आपने पढ़ा होगा T जरा हाफ, ठीक है, ठीक है, वो नवाब था, ठीक है, कर मोहब्बतें वरना, एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है, मन तक रे, ठीक है, एंड सो ऑन। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे क्या है, ये देखो 3D तो और 4D में तो 4D बड़ा है, लेकिन ये सब की रेडियाई क्या है, ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम। इन सब की रेडियाई क्या है आपकी, ऑलमोस्ट नियरली सेम आ रही है। ठीक है, आप देख पा रहे हो कि इनकी रेडियाई जो है यहाँ वालों की सबकी ऑलमोस्ट सेम आ रही है, जबकि 3D की थोड़ी छोटी है और 4D 5D ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे एक कंसेप्ट छुपा हुआ है और अपन लोग उस कंसेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए, कंसेप्ट का एक नाम है, मैंने आपसे बताना ये चाहता हूं कि 3D 4D और 5D में 4D और 5D नियरली सेम क्यों है। ये 4D और 5D नियरली सेम क्यों है, तो उसके पीछे कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट का नाम है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, बहुत आराम से पढ़ेंगे इसको, लोगों को नॉर्मल प्रॉब्लम होती है इसमें। कॉन्ट्रैक्शन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, झुक जाना, कम हो जाना, पास आ जाना। किसकी वजह से, किसमें, लेंथेनॉइड में। आप सबको अच्छी तरह पता है, मैंने आपसे कहा था कि अगर मैं S, P, D और F को ले लूं तो सबसे अच्छी शील्डिंग किसकी है, S की, उसके बाद किसकी है, P की, उसके बाद D की, और जो वर्स्ट शील्डिंग है वो F की है, बोला था मैंने। ठीक है, अब देखो होने क्या वाला है, हमको एक फॉर्मूला पता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू न्यूक्लियर चार्ज माइनस शील्डिंग इफेक्ट। मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूं, अगर S की शील्डिंग अच्छी है तो इसका मतलब उसका ये बहुत ज्यादा है, सिग्मा ज्यादा है, और सिग्मा ज्यादा है तो आपका Z इफेक्टिव क्या हो जाएगा, कम होगा, तो रेडियाई क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर मैं बोल रहा हूं कि F की शील्डिंग बहुत पुअर है, F उतना अच्छा शील्ड नहीं कर पा रहा है, तो उसकी सिग्मा की वैल्यू क्या हो जानी है, कम हो जानी है। और अगर सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो रेडियाई क्या हो जाएगी, घट जाएगी, घट जाएगी। अब देखो है क्या, चूंकि F के अंदर पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, इस पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो रेडियाई होती है वो कुछ ज़्यादा ही सिमिलर हो जाती है, कुछ रेडियाई कुछ ज़्यादा ही घट जाती है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि F की जो शील्डिंग है वो बहुत पुअर है, पुअर शील्डिंग है। इस पुअर शील्डिंग की वजह से F जो है उसके इलेक्ट्रॉन्स तुरंत अंदर एंट्री कर जा रहे हैं, और जब कभी भी इलेक्ट्रॉन्स अंदर एंट्री कर जाएंगे ना, तो ऐसा देखा गया है कि जब जैसे ही इलेक्ट्रॉन अंदर एंट्री कर रहे हैं तो Z इफेक्टिव अचानक से, Z इफेक्टिव इसका अचानक से इंक्रीज कर जा रहा है, और एटॉमिक रेडियाई क्या है, अचानक से डिक्रीज कर जा रहा है। मतलब ये कुछ समझ लो ऐसा है कि अगर मान लो यार यहाँ पे कोई किसी का पिकोमीटर 100 पिकोमीटर है, ठीक है, और जनरली ऐसा होता है कि
एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में 5 पिकोमीटर का डिफरेंस होता है। मैं अपनी मर्जी से बोल रहा हूँ, जनरली ऐसा होता है। तो होना ये चाहिए था, अगर मान लो यहाँ से थोड़ी देर के लिए 4-5 एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई और लेट्स सपोज करो ये एफ है, तो होना ये चाहिए था कि ये 100 हो, ये 105 हो, ये 110 हो, ये 115 हो, ये 120 हो और ये 125 हो। मतलब यहाँ से लेकर 25 पिकोमीटर का डिफरेंस आ जाए, होना नॉर्मली ये होता है। लेकिन रियलिटी ऐसा है कि जब कभी भी लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि ए से लेकर एफ के बीच में नियरली जो गैप होगा वो सिर्फ 10 से लेकर 12 पिकोमीटर का होगा। कहने का क्या सेंस है, जहां पे डिफरेंस 25 पिकोमीटर का होना चाहिए था और वहां पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 12 पिकोमीटर का आ रहा है। तो इसके पीछे कारण यही रहा है कि एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग इफेक्ट पुअर रही है। शील्डिंग इफेक्ट पुअर होने की वजह से जेड इफेक्टिव अचानक इंक्रीज कर गया है और जेड इफेक्टिव इंक्रीज करने से रेडियाई क्या कर गई है, डिक्रीज कर गई है। और ये इतने ज्यादा पास आ गए हैं कि सबकी रेडियाई ऑलमोस्ट सिमिलर हो गई है। मतलब जहां पे आप गैप, आपको 2 का गैप 5 का दिखना चाहिए, वहां पे आपको 2 का गैप मात्र सिर्फ 1 का दिख रहा है या 2 का दिख रहा है। तो अगर मैं ए से एफ को जा रहा हूं, 100 से 125 को जा रहा हूं, तो टोटल मिला के 25 का पिकोमीटर डिफरेंस होना चाहिए था, है नहीं है। कितना, सिर्फ 10 और 12 पिकोमीटर का डिफरेंस है। अगर 10 और 12 पिकोमीटर का डिफरेंस है, इसका मतलब बाकी क्या हुआ, अचानक ऐसा क्या हो गया, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा पास आ गए। इसी कंसेप्ट को बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। यही चीज आपको कंपेयर करने को मिलेगी डी ब्लॉक में। इसको आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। वो कंपेयर किससे हो रहा है, पी से हो रहा है। यहां पे हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, यहां पे हम डी का एफ से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि 3D के अंदर एफ ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन 4D और 5D के अंदर एफ ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाता है। ठीक है, और जब एफ ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट शुरू होगा तो एफ ऑर्बिटल की शील्डिंग इफेक्ट पुअर होगी, और शील्डिंग इफेक्ट पुअर होगी तो जेड इफेक्टिव अचानक बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो रेडियाई अचानक डिक्रीज कर जाएगी और मॉलिक्यूल बहुत पास आ जाएंगे। आई होप मेरी बात ही समझ में आ रही होगी कि शील्डिंग इफेक्ट पुअर होने का क्या फायदा हुआ और शील्डिंग इफेक्ट स्ट्रांग होने का क्या फायदा हुआ। तो कभी भी आपसे कोई पूछेगा शील्डिंग इफेक्ट, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, तो बताओगे नॉर्मली जब हम लेफ्ट से राइट को जाते हैं तो मॉलिक्यूल्स के बीच में 5 से लेकर 6 पिकोमीटर का का डिफरेंस होता है। लेकिन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से ये डिफरेंस बहुत कम रह जाता है, ये 2 पिकोमीटर या 3 पिकोमीटर का रह जाता है। ठीक है, इसी डिफरेंस की वजह से इसी को हम लोग टर्म को बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और यही रीजन है कि 3D और जब 4D और 5D में देखते हो तो 4D और 5D की रेडियाई ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं। एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन भी आता है कि जर्कोनियम और हफोनियम की रेडियाई आइडेंटिकल क्यों है, तो आंसर इज बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बच्चे लिख तो देते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन समझ नहीं पाते कि कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या। ठीक है, तो इतनी बातों का आप ख्याल रखोगे ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में। ठीक है, सेम एक कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, एकदम सेम है। इसको हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। क्या बुलाते हैं, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, अब ये डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन कहां आता है, तो देखो एक एग्जांपल दे रहा हूं ग्रुप 13 का। 13 में कौन कौन आते हैं भैया, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। ठीक है, पोएम याद होनी चाहिए यार। नॉर्मली अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंथेनियम और थैलिनियम में ट्रेंड ऐसा कुछ चले तो ये हमारी गलत सोच है। यहाँ पे भी एक नई चीज़ सीखने को मिल रही है। इस चीज़ का नाम क्या हमने रखा है, इस चीज़ का नाम हमने रखा है डी ब्लॉक का कॉन्ट्रैक्शन। अभी डी ब्लॉक का कॉन्ट्रैक्शन कहाँ हो रहा है, तो देखो जो हैंडल आएगा ना वो आपको यहाँ ऑब्जर्व होगा, ए यहाँ पे एल्युमिनियम और गैलियम के बीच में। तो देखो यार क्या है, फिर वही बात, एकदम सेम चीज़ है। एल्युमिनियम के पास p ऑर्बिटल है और गैलियम में फर्स्ट टाइम पहली बार d ऑर्बिटल का इंट्रोड्यूस हुआ है। क्या इंट्रोड्यूस हुआ है, d ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हुआ है। फिर वही पीछे वाला कंसेप्ट, चूंकि यार d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है तो वही कंसेप्ट की जो d की शील्डिंग है, जो d की शील्डिंग है वो p से क्या है, पुअर है। अगेन अगर d की शील्डिंग पुअर होगी
तो Z इफेक्टिव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो रेडियाई क्या हो जाएगी, घट जाएगी। बात समझ में आ रही है। एल्युमिनियम और गैलियम में, गैलियम के अंदर फर्स्ट टाइम d ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस होता है। इसी d ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस होने की वजह से जो गैलियम की जो साइज ऑब्जर्व की गई है वो एल्युमिनियम से क्या होती है बच्चे, एल्युमिनियम से क्या होती है बच्चे, छोटी साइज होती है। मतलब एल्युमिनियम की साइज जो है वो आपकी बड़ी होगी और गैलियम की साइज आपकी छोटी होगी। सेम वही रीजन, दैट इज d ऑर्बिटल की वजह से कॉन्ट्रैक्शन पैदा होना, मॉलिक्यूल्स का पास पास आ जाना और रेडियाई का अचानक डिक्रीज हो जाना। तो अगर आपसे कोई पूछेगा इसका ट्रेंड बता दो, इसका ट्रेंड बता दो, तो इसका ट्रेंड कुछ ऐसा होता है, बोरॉन, बोरॉन के बाद आता है आपका गैलियम। मैं कुछ ऐसे लिख दे रहा हूं यार, ए ऐसे लिख दे रहा हूं, ध्यान देना, बोरॉन, और ये कुछ ऐसा कर देता हूं, ए यू, ठीक है। और ये इंथनियम और थैलेनियम के अंदर क्या होगा, ऑलमोस्ट सेम ट्रेंड होगा। इसके अंदर सेम क्यों आ रहा है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। यहां पे देखो, कैसी गीत सुनाऊं प्रभु, ठीक है। तो ये देखो माय डियर, एक कुछ ऐसा ट्रेंड होगा यहां पे। तो आप एक बात ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, इधर हो रहा है डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, और यहां क्या हो रहा है, यहां आपका हो रहा है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये ट्रेंड आप हमेशा याद रखोगे। यहां पे भी आपको क्या मिल रहा है, यहां पे भी आपको लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मिल रहा है। जो बातें बता रहा हूं वो एकदम बहुत पते की हैं, बहुत काम की चीज है, याद रखने वाली बात है, ठीक है, क्लियर कट, याद रहेगी बात, ठीक। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमसे ग्रुप 13 की आयनिक रेडियाई पूछ ले, क्या बोला, आयनिक रेडियाई पूछ ले ग्रुप 13 की, तब उसमें कोई चेंजेस नहीं है। मतलब भैया कुछ ऐसा कि बोरॉन का 3+, फिर Al का 3+, फिर Ga का 3+, फिर इंथनियम का 3+, और फिर थैलेनियम का 3+। आप ये देखो, ये याद रखना, ये कंफ्यूजन एग्जाम में नहीं आनी चाहिए। सिर्फ कोवेलेंट रेडियाई में ही ऐसा होता है, आयनिक रेडियाई में ऐसा नहीं होता। आयनिक रेडियाई का ट्रेंड जैसा है वैसा ही रहेगा। आयनिक और मेटेलिक दोनों आ सकता है, ठीक है, जैसा ट्रेंड है वैसा ही रहेगा, जबकि कोवेलेंट के अंदर चेंजेस आते हैं, ठीक है। याद रहेगी बात यार, हैं, पक्का, ठीक है ना। चलो बढ़े आगे। ओके, तो ये सारी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन बोलेगा यार F-, Cl-, Br-, I- और H- इनको रेडियाई में अरेंज करो। बहुत मस्त बात बताने जा रहा हूं, F-, Cl-, Br-, H- और I- इनको रेडियाई में अरेंज करो, ठीक है। तो देखो, सबसे बड़ी याद रखना, ऐसे होता है ट्रेंड, I-, फिर आता है आपका H-, फिर आपका आता है Br-, फिर आपका Cl-, और लास्ट में आता है F-। मतलब बवाल हो जाएगा, बवाल कुछ ऐसा कि H- भाई साहब Br- से भी बड़ा है। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ, ये सारी बातें डाटा बेस्ड हैं और ये सारा कंसेप्ट डाटा बेस्ड है। इसलिए आप जितनी बातें कर रहे हो डाटा बेस्ड ही कर रहे हो, अपनी मर्जी से कोई बातें नहीं करोगे, ठीक है। ओके, याद रहेगी ये बात, पक्का। तो हमने क्या क्या सीखा, हमने ये सीखा कि रेडियाई कैसे देखी जाती है, रेडियाई टॉप से बॉटम कैसे होती है, लेफ्ट से राइट क्या होती है। ये ट्रेंड हमेशा ट्रू नहीं होता कि आपकी टॉप से बॉटम कंटिन्यूस इंक्रीज करेगी या लेफ्ट से राइट कंटिन्यूस डिक्रीज करेगी। ये सब छोटे बच्चों वाली बातें हैं, हमेशा आप इस बात को ध्यान नहीं दोगे, ठीक है। आप हमेशा एक्सेप्शनल केसेस पे ध्यान दोगे, इस बात का ख्याल रखोगे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का क्या हालचाल है, ग्रुप 13 का और ग्रुप 14 के क्या हालचाल है, ठीक है। जितना भी एक्सेप्शनल केस था वो मैंने आपको अपनी तरफ से सारा बता दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वैसे तो एम्स में पूछा था,
वैसे उन्होंने एम से पूछा था, एक क्वेश्चन पूछा था कि K+ और Ca2+, ये एम्स का क्वेश्चन है यार, जेई में भी आ चुका है, बहुत पहले आया था। और K+ और Ca+ में रेडियाई में कंपेयर करो, K+ और Ca2+ और K+ और Ca+ में रेडियाई में कंपेयर करो। 2 मिनट सोचो, फिर उसके बाद इसका आंसर देना कि क्या एक्चुअल इसकी रेडियाई होनी चाहिए। सोच लिया? तो देखो यार, ये दोनों तो हमारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा तो K+ की बड़ी होगी, ठीक है, Ca2+ से। लेकिन अगर आप यहां देखोगे ना यार, तो यहां Ca+ बड़ा है K+। यार एकदम गजब बात बोल गया यार मैं, क्या बोल गया मैं? Ca+ बड़ा है K+। इसके पीछे कोई कुछ नई बात नहीं बता रहा हूं, आप सिर्फ E/P रेशियो देखो, इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन देखो, जिसका E/P रेशियो बड़ा होगा इसका रेडियाई बड़ा होगा, ठीक है। तो आयनिक रेडियाई में तो कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए कि क्या है, सिर्फ क्या निकालोगे आप, आयनिक रेडियाई में E/P रेशियो निकालोगे, और E/P रेशियो सफिशिएंट है सॉरी, इस बात को बताने के लिए कि एक्चुअल रेडियाई कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब एक लास्ट आएगी, इसका नाम होगा आपका हाइड्रेटेड रेडियाई, ठीक है। हाइड्रेटेड वर्ड कहां से आया है? हाइड्रेटेड वर्ड आया है हाइड्रा से। हाइड्रा का मतलब पानी, वाटर, ठीक है। देखो ये बात आपको अच्छी तरह पता है कि कोई भी कैटायन या कोई भी एनायन जब वाटर मॉलिक्यूल के साथ जाएगा तो वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ गुल्लू गुल्लू खेलेगा। गुल्लू गुल्लू खेलने का क्या मतलब बच्चे? गुल्लू गुल्लू खेलने का क्या मतलब बच्चे? कि वाटर मॉलिक्यूल्स इसको अपनी तरफ इंट्रैक्ट करेंगे। फिर बोल रहा हूं, अट्रैक्ट नहीं करेंगे, इंट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये जैसे एन एग्जाम्पल ले मैंने Na+ का, तो यहाँ पे देख सकते हो यार, ये पार्शली नेगेटिव के चार्जेस हैं, तो ये पार्शली नेगेटिव चार्ज इस सोडियम को अपनी तरफ अपने साथ पकड़ के रखेंगे और इसको अपने साथ एक इंट्रैक्शन दिखाएंगे, ठीक है। यही हादसा एकदम सेम चीज Cl के साथ भी होगी, यही चीज एकदम Cl के साथ भी होगी कि यहाँ आपका Cl- होगा और यहाँ वहां पे वाटर मॉलिक्यूल का कोई दूसरा हिस्सा उसको अपनी तरफ पकड़ के रखेगा। इट्स लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव का चार्ज, यहाँ पार्शली पॉजिटिव का चार्ज, और ये इसके साथ गुल्लू गुल्लू खेल रहा है, ये, ठीक है। तो जब भी कभी भी कोई कैटायन और एनायन पानी के अंदर जाता है तो वाटर मॉलिक्यूल उसको अपनी तरफ घेर लेते हैं, और उस वाटर मॉलिक्यूल को घेरने के बाद उस कैटायन और उस एनायन से एक वो शील्ड बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसा। ये वाटर मॉलिक्यूल की मान लेते हैं पहली लेयर, ये वाटर मॉलिक्यूल की दूसरी लेयर, ये वाटर मॉलिक्यूल की तीसरी लेयर। अब ये सारे वाटर मॉलिक्यूल की लेयर ही शील्ड कर रही हैं, और इस बार रेडियाई का ट्रेंड एकदम ही गजब हो जाता है, बवाल हो जाना है इसमें, तो मतलब जो हमारी उम्मीद है उससे एकदम परे हो जाएगा। क्या होगा, क्या होगा? तो देखो पहले तो ये बात सबको पता है कि जितना कैटायन की साइज छोटी होती है उतना उसको वाटर मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींचेगा। बात मान लोगे यार? मैं एक बेसिक सा टर्म यूज कर रहा हूं, कि कैटायन की साइज जितनी छोटी, जितना छोटा कैटायन होगा उसकी जो रेडियाई होगी, वो जो उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी विद द मॉलिक्यूल्स वो उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे कहने का सेंस ये है कि यार अगर Li+ और Na+ की बात करूं तो Li+ की ना साइज बहुत छोटी है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो वाटर मॉलिक्यूल उसको अपनी तरफ कुछ टाइटली बाउंड ज़्यादा किए रहेगा एज कंपेरिजन टू सोडियम, ठीक है। एज कंपेरिजन टू सोडियम, लिथियम को वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा टाइटली पैक किए रहेंगे, और इस बार जितने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल उसको पैक करेंगे उतनी ज़्यादा लेयर्स क्रिएट होंगी। क्या बोला मैंने? उतनी ज़्यादा लेयर्स क्रिएट होंगी, और जितनी ज़्यादा लेयर्स क्रिएट होंगी रेडियाई उससे कैलकुलेट की जाएगी। मतलब पता है आपको, मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ, एक सेकंड रुकिएगा, कीप कर लो, और
क्या कहने का सेंस मैं बोल रहा था कि ये मेरा लिथियम है। इमेजिन करना कि लिथियम पे अगर इतनी लेयर है, लिथियम के प्लस पे आयन पे, तो सोडियम पे थोड़ी लेयर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस बार लिथियम के वाटर मॉलिक्यूल्स ने ज़्यादा पकड़ रखा है और सोडियम के आयंस को वाटर मॉलिक्यूल्स ने उतना नहीं पकड़ रखा है। तो चूंकि लिथियम को वाटर मॉलिक्यूल्स ने ज़्यादा पकड़ रखा है, इसलिए लिथियम ज़्यादा ही वाटर मॉलिक्यूल के क्लोज आएगा और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा लेयर चढ़ती चली जाएगी, और जितनी ज़्यादा लेयर चढ़ती चली जाएगी ना, उतना रेडियाई बढ़ता चला जाएगा। तो आप बोलो कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एक लिथियम का प्लस है और दूसरा आपका सीजियम का प्लस है, तो वाटर की लेयर्स ज़्यादा किस पे होंगी, लिथियम पे होंगी या सीजियम पे होंगी? तो आप सही आंसर दोगे कि हाँ सर, लिथियम पे जो है वो लेयर्स ज़्यादा बनेंगी, जबकि सीजियम में उतनी वाटर मॉलिक्यूल्स की लेयर्स नहीं बनेंगी। क्योंकि यार सीजियम के अंदर उतने इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, और सीजियम के अंदर उसके अगर उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो मॉलिक्यूल्स उसको अच्छी तरह पकड़ के रखेंगे, पकड़ नहीं पाएंगे, तो रेडियाई मॉलिक्यूल्स की लेयर उतनी नहीं चढ़ेगी। जबकि यहाँ पे क्या है, उसको पकड़ के रखेंगे तो लेयर दर लेयर बढ़ती चली जाएगी और रेडियाई बढ़ता चला जाएगा। इसलिए हाइड्रेटेड रेडियाई जब भी अपन लोग कैलकुलेट करते हैं तो वो साइज पे कैलकुलेट करते हैं। जितना कैटायन का साइज छोटा होगा, साइज ऑफ कैटायन जितना छोटा होगा, या एनायन के लिए भी वही चीज़ है, ठीक है, उसकी हाइड्रेटेड रेडियाई उतनी ज़्यादा होगी। तो अगर मुझे हाइड्रेटेड रेडियाई को कैलकुलेट करना है तो सबसे बड़ी हाइड्रेटेड रेडियाई लिथियम की होगी, उसके बाद सोडियम की, उसके बाद पोटेशियम की, उसके बाद रुबिडियम की, एंड लास्ट में आएगी आपकी सीजियम की। ठीक है, लिथियम की रेडियाई सबसे बड़ी होगी, याद रखना। ये कौन सी रेडियाई की बात कर रहा हूं, ये मैं आपसे हाइड्रेटेड रेडियाई की बातें कर रहा हूं। ठीक है, क्लियर कट, बात समझ में आएगी, याद रहेगी बात हमारी आयनिक रेडियाई की, हाइड्रेटेड रेडियाई की। ओके, अब एक टर्म यूज करते हैं हम लोग कभी कभी, एक टर्म होता है आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी इसी रेडियाई के साथ रिलेट होता है, इसी रेडियाई के साथ क्वेश्चन आते हैं आयनिक मोबिलिटी के। क्या है आयनिक मोबिलिटी? मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट, मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट, और आयनिक मोबिलिटी मींस आयंस का मूवमेंट, आयंस का मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ आयंस। अब एक बात बताओ यार, अगर मैंने कहा कि एक छोटा सा बच्चा है और मैंने उसको पकड़ के रखा है, एक छोटा सा बच्चा है और मैंने उसको पकड़ के रखा है, मैंने कहा बेटा तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तो उसका मूवमेंट क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। और एक बड़ा सा बच्चा है, मैंने कहा बेटा तुम्हें पकड़ उतनी अच्छी तरह नहीं पाऊंगा, तो ये बहुत ईजिली भागने लगेगा। तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है, लिथियम की साइज चूंकि बहुत छोटी है, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल्स ने इसको चारों तरफ से घेर लिया है। अब तो बवाल होके रहेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स ने चारों तरफ से घेर लिया है, तो इसकी जो आयनिक मोबिलिटी है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। क्या बोला मैंने, उसकी आयनिक मोबिलिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। तो ख्याल रखना है, जिसकी जितनी साइज छोटी होती है, हाइड्रेशन एनर्जी उसकी उतनी ज्यादा होती है, हाइड्रेटेड रेडियाई, और उसकी आयनिक मोबिलिटी उतनी कम होती है। ठीक है, तो अगर मैं आयनिक मोबिलिटी में फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को बांटता हूं, तो ये Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस और Cs प्लस, ये हमारा क्या होगा, ये हमारी आयनिक मोबिलिटी होगी। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, हमने ये जाना कि एटॉमिक रेडियाई कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने ये देखा कि कौन कौन से फैक्टर एटॉमिक रेडियाई के लिए काम करते हैं। ठीक है, एक बार आप देख सकते हो सारी बातें, कौन कौन से फैक्टर रेडियाई के लिए कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक है, कैसे हमको शील्डिंग इफेक्ट और कैसे हमको स्क्रीनिंग इफेक्ट को समझना है, ये फॉर्मूले आपको कैसे याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि कैसे कोवैलेंट रेडियाई अपना काम करती है, कैसे हमको कोवैलेंट रेडियाई में हमको सिंगल का लेना होता है। फिर हमने ये देखा कि हमको अगर स्पीशीज इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस टाइम हम उसका एवरेज नहीं निकालते, उस टाइम हम लोग स्टीवेंसन और स्टीमेकर का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको वंडर वॉल रेडियाई बताया, फिर मैंने आपको आयनिक रेडियाई बताया,
उसके बाद कुछ बातें मैंने आपसे मेटेलिक रेडियाई की, आइसोइलेक्ट्रॉनिक के बारे में बताया और मैंने कुछ आयनिक के एग्जाम्पल्स लिए, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कैसे ऑक्सीजन स्टेट से रेडियाई निकालते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि जनरल ट्रेंड क्या होता है, लेकिन ये जनरल ट्रेंड हमेशा ट्रू नहीं होता है। इस बात का आपको हमेशा ख्याल रखना है जब आप इस पे रहोगे। ये बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, वंडा वॉल रेडियाई को लोग भूल जाते हैं। उनको लगता है लेफ्ट से राइट क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, तो नियॉन को उठा के पीछे कर दो। ऐसा मत करना प्लीज, ठीक है। फिर हमने आपसे बात की कि कैसे फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप को कंपेयर करना है। ये ट्रेंड आप प्लीज याद रखना, ये आपको बहुत मदद करेगा रेडियाई को निकालने में। फिर मैंने आपसे बात की कि डी ब्लॉक के अंदर रेडियाई को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फिर हमने कुछ एक्सेप्शनल केसेस लिए। एक्सेप्शनल केसेस यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें आपको बहुत सारे मिलेंगे, इसलिए आप अपनी कॉपी में एक्सेप्शनल केसेस को एक तरफ रख लो कि आपको याद करना है। फिर हमने देखा कि क्यों 4D और 5D किस रीज़न की वजह से, दैट इज़ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, किस रीज़न की वजह से इनका जो रेडियाई होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है हमने ये समझा। फिर यही कंसेप्ट हमने डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन के लिए लगाया, हमने डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन को समझा। फिर यही कंसेप्ट को हम आगे बढ़े और हमने ये बात ध्यान दी, इधर आपको ध्यान देने वाली बात हमने आपको कही कि कोवेलेंट रेडियाई में तो चेंजेस है लेकिन आयनिक में चेंजेस नहीं है। ये आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए हैं। फिर आपसे मैंने हाइड्रेटेड रेडियाई के बारे में बात किया और लास्ट में मैंने आपसे आयनिक मोबिलिटी के बारे में बात की, ठीक है। अब इतनी बातों के बाद हम लोग नेक्स्ट टर्न पे हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल नाम का कंसेप्ट है, वो भी इसी से रिलेटेड है, उसको पढ़ेंगे। ऐसे हमसे जुड़ने के लिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को देखने के लिए आप हमारी स्पेशल क्लास, हमारी प्लस क्लास, हमारी अनअकैडमी ऐप पे जाइए, आप उससे हमसे कनेक्ट होइए। वहाँ पे हम लोग बहुत सारे डिफरेंट अच्छे क्वेश्चंस वहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मेरा मोटिव है कि मैं आपको थ्योरी कराऊँ और वहाँ पे मेरा मोटिव है कि मैं आपको अच्छे क्वेश्चंस कराऊँ, ठीक है। तो आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, आप हमारे फ्री क्लासेस भी ले सकते हैं अनअकैडमी ऐप पे जाके, ठीक है। ओके, ओके, थैंक यू कनेक्ट होने के लिए, ठीक। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आप वहीं पे आप नोटिफिकेशन देख सकते हो। मुझसे कनेक्ट होने के लिए, मेरे प्लस क्लोज को ज्वाइन करने के लिए आप धीरेन दैट इज DHIREN टाइप करिए, वहाँ पे आपको मेरा प्लस कोर्स मिल जाएगा। इंस्टेंट 10% डिस्काउंट आप मुझसे ले सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।